देश आपके हितों का ख्याल रखता है सबसे पहले, और डर का जब माहौल था स्वदेश ने आपको आगाह किया, बताया कि नहीं, वो गंभीर नहीं है और बाजार यहां से रिकवर करेगा। और एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए हमने देखा भी बाजारों को। कल एक स्ट्रांग रिबाउंड का सेशन और अमेरिकी यूएस फेड की तरफ से थोड़े से डॉविश कमेंट्स आए हैं, वहां पर यील्ड्स में गिरावट आई है। तो आज ही बाजार के लिए संकेत ठीक ठाक है। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन तेजी हमने देखी है। क्रूड को लेकर चिंताएं अब खत्म होती दिख रही हैं। $88 के आसपास ये एक रेंज में कारोबार कर रहा है। तो सवाल ये कि क्या आज फिर से एक स्ट्रांग ओपनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या 19,800 की तैयारी आज कर लेनी चाहिए? इसके जवाब हम तलाशेंगे। नमस्कार, खराना सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रियंका उपलानंद और साथ में है पूजा त्रिपाठी भी। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए 4 सबसे बड़े संकेतों के साथ आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन हमने तेजी देखी है और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। एशियाई बाजारों में शुरुआत अच्छी हुई है और हम कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजारों का मूड इस वक्त ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है। डाउ फ्यूचर थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस के नतीजे आएंगे और अब कहीं ना कहीं अभी तक 2-3 दिन से हम ग्लोबल क्यूज को लेकर चल रहे थे। अब यहां से शुरुआत होगी कि अपने डोमेस्टिक क्यूज को हम ज्यादा फॉलो करेंगे। टीसीएस नतीजे आज आ जाएंगे, बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन नजर रहेगी 20,000 करोड़ रुपए के बायबैक पर की कंपनी किस तरह के बायबैक का ऐलान करती है। 60,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि 20,000 करोड़ का बायबैक हो सकता है। प्राइस पर जरूर नजर रहेगी कि भाव कंपनी क्या अनाउंस करती है। बीओबी फोकस में रहेगा। थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, मोबाइल ऐप पर बीओबी वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगी है सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते। इसके अलावा एमसीएक्स 18 स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। 16 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा। पहले 3 अक्टूबर की डेट थी, उस पर सेबी ने रोक लगाई, फिर टेस्टिंग जारी रही और अब ये 16 अक्टूबर ये नई तारीख आ गई है और इस तारीख के बारे में भी आपको 18 स्वदेश ने सबसे पहले जानकारी दे दी थी। हाँ, तो आज खास दिन ये भी है क्योंकि 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन और इनफैक्ट पूरे बॉलीवुड के लिए बड़ा दिन होता है, क्योंकि बिग बी को कौन नहीं जानता है। लेकिन आई थिंक आज इस बात से ये तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो बिग बी के लिए हमेशा जानी जाती है वो उनके डायलॉग्स हैं। शताब्दी के डायलॉग्स हो गए, ऐसे सेंचुरी के डायलॉग्स हैं। एक बार इनफैक्ट डायलॉग से शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आप बताएं आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो बिग बी का हो? अब प्रियंका, देखिए आपने बहुत ही ये मुश्किल सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे अगर आप पूछेंगे ना कि किसके डायलॉग्स याद है ना, तो शायद मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही नाम ले पाऊंगा, क्योंकि उनके डायलॉग्स ऐसे हैं कि सबकी जुबान पर चढ़े हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, मतलब हर आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। तो हम एक नहीं बल्कि ऐसे करीब करीब 10-12 डायलॉग्स सामने हम रखेंगे और ये अभी नहीं, ये आज हम जश्न मनाते रहेंगे। पहला डायलॉग जो मतलब सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो ये जो चीज़ है ना, जो अदा है उनकी, जो अदाकारी है, एक्टिंग के तो सभी फैंस हैं ही, और जज्बा, सीखने की ललक, काम करने की एक जो क्षमता होती है कि 80 साल की उम्र में भी वो जवान हम कह सकते हैं। अभी भी केबीसी के मंच से उनको आप देखेंगे तो उनके जोश में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। तो ये चीज़ है। तो करोड़पति बनना है तो एक तो केबीसी है, अमिताभ बच्चन साहब बताते हैं आपको, लेकिन अगर आपको बाजार के जरिए करोड़पति है तो एबीसीडी पहले बाजार के सीखिए और यहाँ पर आ जाइए, हम आपके लिए पूरी तैयारी करवा के देंगे। मैं तो अभिषेक सोच रही थी कि आप उसी अंदाज में बोलेंगे। डायलॉग तो आपने बोला, लेकिन मुझे लगा था कि आप थोड़े से उसी अंदाज में बोलना चाहेंगे। जैसे अगर मुझे याद आता तो हम कहती, खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, ऐसे बहुत उनका फेमस डायलॉग्स थे, पर मुझे ये बात हमेशा याद रही। पूजा से समझते हैं, पूजा उस अंदाज में हमें बता पाएंगी कोई फेवरेट डायलॉग? उस अंदाज में तो नहीं बात कर सकती। हाँ, लेकिन उनका एक जंजीर में एक लाइन थी,
और जंजीर के जरिए उनको एक पहचान भी मिली थी। तो उसमें एक लाइन थी कि जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए तब तक खड़े रहो। तो वो जिस अंदाज में उन्होंने बोला था वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी तो खैर उनके काफ़ी सारे हिट पिक्चर्स, हिट डायलॉग्स हैं जो कि दिन भर हम उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन हाँ, 18 हाउस प्रदेश की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से बिग बी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। किस तरह के संकेत आ रहे हैं? 4 बड़े ट्रिगर्स अभी अभिषेक ने आपको बताया, भी एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले तो यूएस मार्केट्स में रैली क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट, अब जो ग्लोबल मार्केट्स है, यूएस मार्केट्स है, वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा है कि शायद जो अब तक फेड जो रेट हाइक करता रहा था, शायद अब आगे फर्दर एक पॉज लगेगा। कल इनफैक्ट कुछ फेड रिप्रेजेंटेटिव के कमेंट्स आए और वो कमेंट्स बड़े डविश थे। ये कमेंट्री बाजार को पसंद भी आई और इसी के लिए आपने वहां पर एक रैली भी देखी। डाउ जोन्स ज़्यादा नहीं, आधे पॉइंट्स की, आधे % की लगभग डाउ जोन्स में रिकवरी थी। नैस्डैक में आधे % की रिकवरी थी। लेकिन ये तीसरा दिन है, ये याद रखने वाली बात है कि तीसरा दिन है जब वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी बातें थी वहां, बॉन्ड यील्ड, वहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस दिखी जब डविश कमेंट्री दिखी, जब देखा कि इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो अभी शायद फिलहाल ना दिखे। जो फेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, फेड के बॉस्टिक, उन्होंने क्लियरली कहा कि वो कोई रेट हाइक नहीं देखते, कोई रिसेशन नहीं दिखता। नील कश्करी ने कहा यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी एक सॉफ्ट लैंडिंग के ट्रैक पे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सॉफ्ट लैंडिंग के हार्ड लैंडिंग तक की बातें फिर से रिफ्रेश हो गई थी। तो ये सारे कमेंट्स है। फेड के वॉलर ने भी यही रिट्रीट किया कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो डिटरमाइंड है इस इन्फ्लेशन को लेकर, और लेकिन अभी फिलहाल केयरफुली आपको देखना होगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ये आ रहा है कि शायद यहाँ से अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वहाँ पर शायद फेड की जो अगली चेयर मीटिंग होगी उसमें शायद अनदर रेट हाइक हमें ना देखने को मिले, पॉज दिखे और शायद डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी आगे जाके बाजार अब एंटिसिपेट करना शुरू कर रहा है। इसी वजह से आपको ट्रेजरीज भी सॉफ्ट दिखाई दी और लगभग 4.65 पर आपको यूएस ट्रेजरीज दिखी। यूरोपियन मार्केट से भी आपको संकेत अच्छे दिखे ओवरऑल। और दूसरी बात, क्योंकि जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आपको दिख रही थी इजराइल और हमास के बीच में, वो ऑलरेडी ऑफ कोर्स वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक बड़ा स्टेप है वॉच आउट करने का, लेकिन उस पर बाजार इतना रिएक्ट अभी फिलहाल आपको करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऑयल प्राइसेस थोड़े से ईज आउट हुए, वहाँ से आपको रिलीफ दिखा और ये बड़े ट्रिगर्स रहे जो आपको ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छे दिखेंगे। मेटल्स में हमें पता ही है कि चाइना के एक और स्टिमुलस पैकेज की बात फिर से रिवाइव हुई है। लेकिन अब एक बार समझते हैं कि घरेलू बाजार में कल क्या हुआ। कल हमने एक अच्छा सेशन देखा और बैंक्स वापस आए थे, लेकिन और फर्दर क्या क्या एक्शन कैप्चर किया अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक। जी प्रियंका, कल का सत्र बड़ा शानदार रहा और हम ये कहेंगे कि देखिए शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन हाफ सेशन के बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी वो गजब की रही। दो चीज़ें इसमें है। पहली चीज़ तो ये कि बाजार ने कल ये दिखा दिया कि फ़लस्तीन और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको कहीं ना कहीं खारिज करता हुआ दिखा। और कल खाड़ी देशों की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आए कि पॉलिटिक्स को अलग करके वो देख रहे हैं और इसके अलावा बिजनेस को अलग करके देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये स्टैंड भी क्लियर हो रहा है कि शायद जो कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ रही थी कहीं हमास के साथ साथ फ़लस्तीन के साथ साथ बाकी देश भी ना कूदें, वो सारी चीज़ें, चिंताएं अब दूर हो गई हैं और बाजारों ने बहुत ही मेच्योर रिएक्शन हम कहेंगे कि दिया है। यहाँ से अब चूंकि 19,700 के आसपास के कल हमने लेवल देखे, कल उसके ऊपर भी ब्रीफली हम गए थे, लेकिन जो 20 डे का जो डीएमए है 19,778 का लेवल है, तो उसके पास तक हम उम्मीद करके चल रहे हैं कम से कम जाएगा और उसके ऊपर अगर बाजार अगर निकलता है तो शायद कोशिश होगी कि यहां से और 1.5-2 अंकों के आसपास की रैली हम देखेंगे। तो आज एक्सपर्ट्स हम समझेंगे भी कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन परसों के सत्र में हमने 19,500 के नीचे के स्तर देखे थे, 19,480 के आसपास, वो शायद अब नियर टर्म में वो सपोर्ट का काम बाजारों के लिए करें। कल बहुत बढ़िया रिएक्शन हमने देखा मेटल में, माइनिंग में, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि फेस्टिव बाइंग वहां पर हो रही है तो वहां से हम देखने की खरीदारी निकल के आ रही है। और मार्केट की कल ब्रेथ काफी अच्छी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे तो करीब 1700 शेयर हरे निशान बंद हुए, 500 शेयर लाल निशान बंद हुए। तो पार्टिसिपेशन कल के सत्र में ठीक ठाक था। निफ्टी के सिर्फ 4-5 ऐसे ही अच्छे शेयर थे जो कमजोरी के साथ बंद हुए। और खासतौर से मेंशन करना चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स का, क्योंकि निफ्टी बैंक आप देखिए 44,360 के आसपास कल बंद हुआ है। पौने 500 अंकों के आसपास की बढ़त रही है। इंट्राडे में 550-600 अंकों की बढ़त हमने देखी थी। अच्छी चीज क्या आ रही है कल की
वॉल्यूम के लिहाज से भी हम देखेंगे तो कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, जो तमाम जो फ्रंटलाइन जो बैंक है वहां पर हमें ठीक ठाक हमने एक्शन कल के सत्र में आते हुए देखा। एक दो बैंक ऐसे थे जहां पर थोड़ी सी नरमी थी, अदरवाइज हम कहते हैं कि दो पिलर है बाजार के, अगर निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी के बिना वो संभव नहीं है। तो कल बैंक निफ्टी ने भी अपनी मजबूती वो दिखा दी है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आज के सत्र में जो कल का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और एक अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हमें मिल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जो हमें क्यों दे रहा है उससे गैप अप ओपनिंग की ही उम्मीद है। कल चूंकि ज्यादा चल चुके हैं तो बड़े गैप के साथ नहीं खुलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद हम करके चल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आज बाजार में उनकी रणनीति क्या है और किस तरह के आपको ट्रेड्स मिलेंगे आज शेयर्स में। इंडेक्स पर तो नजर हमारी होगी। हमारे साथ हैं सोनी पटनायक जेएम फाइनेंशियल से, संतोष मीणा हैं स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट से और साथ ही हैं जतिन गेडिया भी हमारे साथ शेयर खान से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि निफ्टी में आज क्या लेवल्स देख रहे हैं? कल की करीब करीब 2.25 अंकों के आसपास की शानदार तेजी, तो अगर गैप से खुलता है संतोष तो क्या सजेस्ट आप करेंगे? क्या तेजी वाले जो ट्रेडर्स हैं अभी वो बने रहें, अपने सौदों को आगे कैरी करें, या फिर वो समय आ गया कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लें इस लेवल्स के आसपास, क्योंकि अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाले जोन के आसपास हम चले गए हैं? स्मार्ट बाउंस बैक दिखाया है और सारी नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर किया है और ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट रहा है। बट हम यस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहे हैं। आज गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद हम 20 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर में ओपन होंगे जो 19,770 के आसपास है। 19,770 19,800 आप नोटिस करो तो पिछले एक महीने से 19,800 का बैरियर काफी क्रिटिकल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वही है। और कल डाउ को भी देखो तो कल एक समय डाउ में 250-300 पॉइंट की तेजी थी। कल डाउ में भी हॉल जो एग्जैक्ट आया वो 20 डे मूविंग एवरेज पर ही आया। तो मेरी सलाह रहेगी एक बार यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर 19,800 के ऊपर हम निकलते हैं तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर हमको 20,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा 19,770 800 के बीच में कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। नीचे 19,600 जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। फिर 19,500 300 मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। फॉर टाइमिंग हम एक ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो भी साइडवेज है। नीचे 19,300 और ऊपर 19,800 हम हायर जोन के पास में है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसको ब्रेक करते या नहीं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक बहुत अच्छा आया है, लेकिन वो भी 45,000 तक इसमें मल्टीपल हर्डल्स है। इमीडिएटली 44,600 44,800 रेजिस्टेंस है। जिस दिन बैंक निफ्टी 45,000 का लेवल निकालेगा उस दिन इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। अदरवाइज ये भी साइडवाइज ही रहेगा, 44,000 नीचे ऊपर 45,000। तो फॉर टाइमिंग मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर निफ्टी 19,800 के ऊपर निकलता है तभी कोई मेजर पोजीशन बनानी चाहिए। आप इस पर नज़र रखिए निफ्टी के लेवल्स पर। इसके ऊपर निकले तो फिर एक बड़ी तेज़ी की पोजीशन आ सकती है, लेकिन फिलहाल इंडाइसेस में इंतज़ार करिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। बाजार खुलने दीजिए, उसके बाद हम वापस से चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें? हमारे साथ जतिन गेडिया और सोनी पटनायक भी मौजूद हैं। सोनी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज कौन से ट्रेड सुझाएंगे आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग हमारे व्यूअर्स को भी। जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो है दालमिया भारत में। कल 11% का लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस उसमें देखने को मिला है। बहुत ही अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है, वो है 2200। सो 2200 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं और टारगेट रहेगा इसका 2400। सो ये रहा पहला पिक। मेरा दूसरा पिक रहेगा मेटल काउंटर में, वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में कल हमने 13% का लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस देखा है एंड काफी समय से हिंडाल्को जो है वो एक 460 464 470 इस रेंज में सपोर्ट लेके बार बार बाउंस बैक कर रहा है। सो 465 का एक स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं। इसका लक्ष्य रहेगा 520 का। हिंडाल्को आपने लिया और साथ ही डालमिया भारत जो पिछले 2 दिन से अच्छा चल रहा था, वहां ओपन इंटरेस्ट आपको एडिशन दिखता है। जतिन गेडिया से भी समझते हैं कि वो आज ट्रेड कैसे करेंगे। जतिन, मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि ये जो अपमूव आया है वो निफ्टी में सस्टेनेबल है। तो हमें लगता है कि बाई साइड के ही ट्रेड्स लेके हम चलेंगे। जो हमारा पहला ट्रेड होगा वो फ्रंटलाइन आईसीआईसीआई बैंक हैवीवेट में से होगा। बैंक निफ्टी का हैवीवेट जो है हमें लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न में से कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है और उसमें अभी भी
अपसाइड पोटेंशियल है अभी, तो हम आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। टारगेट हमारे 980 के रहेंगे और 935 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो दूसरा पिक होगा वो मेरा जेएसडब्ल्यू स्टील में होगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में देखा है कि एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशन में और हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रहेगा 755 का और टारगेट रहेंगे 806 के। ठीक है, तो ये जतिन की तरफ से स्टॉक्स और हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि देखिए हर एक्सपर्ट के पास ना मेटल माइनिंग वाला शेयर ज़रूर है। हिंडाल्को सोनी ने सुझाया, जेएसडब्ल्यू स्टील जतिन के रडार पर हैं। अब सुमित जी के पास चलेंगे। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके पास भी कोई मेटल शेयर आज के सत्र के लिए भी है क्या? क्योंकि मोमेंटम बढ़िया है, तेज़ी वहाँ पर हो रही है, स्टॉक्स चल रहे हैं। बताइए कौन से शेयर हैं जहाँ पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे लॉन्ग की ही बिल्कुल सजेशन रहेगा। देखिए दोनों डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स हैं। पहला रहेगा शोभा। देखिए शोभा में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। आप देखेंगे लेवल्स जो मार्च 2022 का एक रेजिस्टेंस था वो क्रॉस होके कल के सेशन में क्लोजिंग दिया हुआ है। और सबसे मेन बात होती है कि जब फ्रेश रनअप होता है और थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकआउट फिर से दे रहा है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। इंडिकेटर्स भी आप चेक करेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस है 762, बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 910 एंड 1045। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 660 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो फ्रेश कॉल भी है और एक फॉलो अप भी है। करीबन 20 दिन पहले गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड GAEL हमने 296 पे सजेस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 356। तो कल के सेशन में क्लोजिंग मिला है 366 का, तो पहला टारगेट अचीव हो चुका है जो करीबन 20%। अगर किसी ने वहां पे बाय किया है तो थोड़ा सा एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी होल्ड रखें। लेकिन जिनको न्यू पोजीशन भी ऐड करनी है यहाँ पे आप ऐड कीजिए। एक फ्रेश फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है। सो फ्रेश लेवल्स हम बोलेंगे 366 पे बाय कीजिए, 412 एंड 426 टारगेट। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 330 का यहाँ पे। काफी शानदार तेजी थी कल गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में 5% की। अभी भी देखिए एंट्री लेने का वक्त है 412 426 के लेवल्स के लिए आप यहां पर नजर रखिए। और शोभा डेवलपर्स भी अच्छा लग रहा है सुमित को, यहां पर भी आप नजर रखिए। संतोष जी, अब आपसे भी आपके ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे। गुड मॉर्निंग। मेरे जो ट्रेडिंग आइडिया है मेरे भी दोनों बाइंग साइड ही है। पहला है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कंसोलिडेशन में लोअर लेवल 980 से बाउंस बैक कर रहा है। कल इसने अच्छी क्लोजिंग दी और यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की भी उम्मीद है। जो यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मीटिंग फिर से शुरू हुई है। शायद उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार ऋषि सुनक इस मंथ के एंड तक इंडिया विजिट करेंगे तो शायद डील फाइनल भी हो जाए। और टेक्निकली भी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आप एज ए इंट्राडे भी देख सकते हो और पोजिशनली भी इसमें अप्रोच किया जा सकता है। इमीडिएटली 1055 का टारगेट नजर आता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। और दूसरा स्टॉक मेरा एनबीसीसी रहेगा। इस काउंटर की बात करें तो इस स्टॉक में क्लासिकल एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम बनते नजर आ रहा है। तो लगता है कि यहाँ पर फ्रेश लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। 67 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 59.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑल राइट, तो संतोष का एनबीसीसी और साथ ही मैकडॉवेल पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। सारी रिकमेंडेशंस हमारे पास आ गई हैं, बाय कॉल्स ही हैं और हमें बैंक्स, लार्ज कैप बैंक से, मेटल से और कई सारे मिड कैप स्पेस से भी कॉल्स यहाँ पर मिली हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब हमारे रिसर्च टीम को भी शामिल करते हैं और शरद हम तक लेकर आए हैं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। शरद बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है एमसीएक्स फोकस में रहने वाला और यहाँ पे हमारी खबर पे मुहर लग गई है और यहाँ पे जो है 16 अक्टूबर से उनकी जो नई सॉफ्टवेयर है कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म वो जो है लाइव होगी। ऑफ कोर्स 2 दिन पहले जो थी सेबी की जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया था और ट्रायल टेस्ट के जो ट्रायल्स देखने मिले थे वो लास्ट मंथ देखने मिले थे। नवंबर आप कह सकते हैं कि सितंबर 26 को जो है हमने आपको ये न्यूज़ ब्रेक की थी। अब इम्पैक्ट ये होने वाला है कि इनके जो कॉस्ट सेविंग्स हो रही थी, जो ऑलमोस्ट 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर जो दिए जा रहे थे, उसकी कॉस्ट सेविंग्स देखने मिलेगी। और टीसीएस जो है ये नई सॉफ्टवेयर को जो है
पूरी तरह से ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से न्यूज़ फ्लो आ रही है कि जो उनकी ग्रुप की $3.5 बिलियन लोन है उनको एक्वायर करने के लिए अंबुजा सीमेंट को, उसमें जो है कुछ बैंक्स अब पार्टिसिपेट करने लगेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे आरबीआई ने बैन कर दिया है उनके जो डिजिटल आर्म है बीओबी वर्ल्ड को, जहाँ पे वो नए कस्टमर्स को जो है नहीं लेंगे ऑनबोर्डिंग के लिए। अब ये इशू आई है सुपरवाइजरी कंसर्न्स के कारण। लेकिन याद रखिए ओवरऑल बैंक में जो है कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस उनका जो डिजिटल सेगमेंट है वहाँ पे कस्टमर्स जो ऑनबोर्ड होने वाले हैं अब उसमें जो है रोक लगाई गई है आरबीआई द्वारा। आरईसी पीएफसी भी फोकस में रहेगा। आरबीआई ने जो पीसीए फ्रेमवर्क होती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, उसकी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स को जो है गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज के लिए भी जो है लागू कर दिया। अभी अक्टूबर 2024 यानी अगले साल के अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का बड़ा सा क्यूआईबी इशू आया था, लगभग 260 करोड़ रुपए का और 269 रुपीज़ पर शेयर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अब्जॉर्प्शन हुई है वहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि सोसाइटी जनरल और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया है। उग्रो कैपिटल की Q2 अपडेट्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट्स देखने मिल रही है और ये कंपनी जो है एक फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी भी है। स्मॉल कैप कंपनी और एयूएम की बात करें तो 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और ग्रॉस लोन्स में भी सीक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ आई है। जीबी फोकस में रहेगा। एपलेट ट्रिब्यूनल की जो है आज मीटिंग होने वाली है और इनकी जो डिस्प्यूट हो रही है आईडीबीआई के साथ उसको लेके जो है अनाउंसमेंट आएंगी। और आखिर में वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा, इसलिए क्योंकि पेप्सी को जो ग्लोबल ब्रांड है उनकी जो इंडियन बिजनेस हुई है उन्होंने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिला है सितंबर के तिमाही में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वरुण बेवरेजेस जो है बॉटलिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पेप्सी के प्रोडक्ट्स को भारत में, तो इसके कारण जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये ढेर सारी खबरें हैं, इनका एनालिसिस और शेयरों पे रिएक्शन हम आगे की करके समझेंगे। लेकिन अब बात करते हैं नतीजों की। अब आज से अहम कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और आज आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस अपने नतीजे घोषित करेगी। नतीजों पर तो फोकस रहेगा ही, इसके साथ ही साथ बायबैक से जुड़े अनाउंसमेंट पर भी हमारी नज़र रहेगी। टीसीएस के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीशा मौजूद हैं और इसी के साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स बताने के लिए आशीषा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा, सबसे पहले आपके पास आएंगे, टीसीएस के नतीजे क्या अनुमान है? पर हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इम्प्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं हम अक्रॉस द ग्लोब उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से, इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा। डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगवार लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक, इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में, अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में। ठीक है, शुक्रिया निशा। तो निश्चित तौर पर बायबैक पर फोकस रहेगा और अगर हम पिछले 6 साल की बात करें तो टीसीएस की ओर से ये 5वां बायबैक होगा और पिछले 4 बायबैक में ना जो रूट रहा है वो टेंडर रूट के जरिए कंपनी बायबैक किया है। 2022 में पिछले साल सभी को याद होगा 4,500 रुपये पर कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। हालांकि उस भाव तक ये शेयर पहुंचने को उम्मीद थी, लेकिन उसके पहले ही रिवर्स गियर लग गया और हमने तेज सेल ऑफ भी आते हुए देखा था टीसीएस के शेयर में, लेकिन मोमेंटम पकड़ा है शेयर ने। और अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो 5-6% की डिसेंट चाल है
अगर अब 6 महीने में आप देखेंगे तो 12-14% ये शेयर चला है, 36-37 रुपए के आसपास है। और अमूमन होता क्या है बायबैक में कि कई बार लोग ना शेयर खरीद के फिर बायबैक में टेंडर करना चाहते हैं, ये भी रूट अपनाते हैं। इसको भी हम समझेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से। लेकिन सोनी, आप जरा एक व्यू दीजिए टीसीएस के शेयर पर। कल हमने सुस्ती देखी है नतीजों से पहले, और ये होता अमूमन कि लोग थोड़ा सा ना कॉशियस रहना पसंद करते हैं। आप बताइए कि अगर किसी के पास टीसीएस के शेयर हों, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट की तो बहुत बड़ी कोई आशंका नहीं है, फिर भी सतर्कता के लिए आप ये बताइए कि स्टॉप लॉसेस क्या लगा कर रखना चाहिए, सपोर्ट आप कहां पे देख रही हैं शेयर में? देखिए, अगर टीसीएस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सपोर्ट इसका काफी अच्छा है, अराउंड 3550 और 3500 इस रेंज में, इस बैंड में ये काफी स्ट्रांगली सपोर्ट है और ये कंटिन्यूसली इसी बैंड से रिबाउंड भी करता है। सो मेरे ख्याल से जब तक वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है तब तक शायद इतना भी पैनिक करने की जरूरत भी ना हो, एंड उसी स्टॉप लॉस के साथ ही आप मेंटेन करें। सो 3500 बहुत ही अहम सपोर्ट रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जिन लोगों ने इसमें लिए रखी है। सो 3500 के स्टॉप लॉस के साथ आप देखिए, और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली अगर इसमें थोड़ा सा हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस है अराउंड 3700 जाके, उसमें जहां पे कॉल राइटर्स भी थोड़े मौजूद है। सो मेरे ख्याल से अगर 3700 के ऊपर एक बार निकालता है तो उसमें शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिख सकती है अराउंड 3800 टू 3850 के लेवल्स तक। सो यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वॉच करने के लिए। ठीक है, तो टीसीएस ये लेवल्स जो भी आपको सोनी ने बताया उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और उसको अप्लाई भी कीजिएगा। वैसे आपको आगे भी हम टीसीएस पर ज़रूर आए देंगे, एक बार जब शेयर की ओपनिंग जब हो जाएगी उसके बाद भी आपके लिए इस पर हम एक विस्तार से चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन ज़रा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को समझ लेते हैं कि आज फोकस कहाँ पर है, कौन से बड़े रिपोर्ट्स आए हैं। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए, कल हमने देखा था कि मेटल सेगमेंट बजिंग था, माइनिंग बजिंग था, इसके अलावा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स में हरकत थी। रिपोर्ट्स कौन से स्टॉक्स पर हैं? जी हाँ, सबसे पहले सनटेक रियल्टी पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 415 रुपीज़ प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 555 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज का मानना है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश दे रहा है और करीब करीब 75% कंपनी का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है, जिसके चलते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 555 रुपीज़ प्रति शेयर का जेफरीज का टारगेट है सनटेक रियल्टी पर। इसके अलावा जीएसपीएल पर भी एक रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 296 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब बढ़ाकर 328 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि गैस कंजम्पशन बढ़ रहा है कंट्री में, जिसके चलते कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ एंजॉय कर सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में। पावर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कंपनी को मुनाफा हो सकता है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के वॉल्यूम्स 30 MMS CMD से भी ज़्यादा हो सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। HSBC ने 328 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है GSPL पर। इसके अलावा CLSA की एक रिपोर्ट आई है इंडियन मार्केट्स पर। उन्होंने अपना वेटेज इंडियन मार्केट्स में बढ़ाया है। MSCI बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया का वेटेज 15.1% पर है और CLSA ने इंडिया का वेटेज अब 18.2% कर दिया है। उनका मानना है कि GDP ग्रोथ बढ़ रहा है, एक्सटर्नल डायनामिक्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इंडिया पर अब उनका फोकस ज़्यादा है और इंडिया पर बुलिश है। उन्होंने कुछ काउंटर्स की भी बात कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI, बजाज फाइनेंस, L&T, एक्सिस बैंक जैसे कुछ काउंटर्स है जिस पर उनका फोकस रहेगा और इन काउंटर्स पर बुलिश है इंडियन मार्केट्स पर। इंडिया में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, RBI पॉलिसी को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडिया पर अपना वेटेज बढ़ाया है। ठीक है, तो CLSA ने इंडिया पर अपना वेटेज बढ़ाया है और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर हमें रिपोर्ट्स भी आशीषा बता रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करने के लिए, कंक्लूड्स कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए कुछ पॉसिबल ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं। शरद ने भी कई स्टॉक्स बताए और आशीषा ने हमें ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बताई। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं, क्योंकि जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, अब आप देखें, अब तक जो बिजनेस अपडेट्स हमें फाइनेंस कंपनियों के आ रहे थे, NBFCs के आ रहे थे, अब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के भी अपडेट्स आने शुरू हैं और उसमें से एक कंपनी है यूग्रो कैपिटल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस अपडेट आया और AUM में क्वार्टर 12% की बढ़ोतरी भी हुई है। मैनेजमेंट कई बार हमारे साथ आया और बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, 30 से 35% तक का अपना AUM बढ़ाना चाहते हैं वो अनदर 2-3 ईयर्स। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स पे
बैंक्स और फाइनेंस ऑलरेडी अच्छी मूव में है, क्या माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे? संतोष, एक बार यूग्रो कैपिटल या फिर तमाम इस पूरे स्पेस पर कोई आपको स्टॉक समझ आता हो जहां अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन रही हो? इनका वैसे यूग्रो कैपिटल ही मेरे रडार पे पिछले कुछ दिनों से हरकत में है, बिकॉज कई मार्केट इन्वेस्टर्स में चेक इन करते नजर आए हैं। स्टॉक के फंडामेंटल अपडेट जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और टेक्निकली भी देखिए स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला और अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। तो ये जो 270 से 265 का जो एरिया है वो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पर एज ए डे ट्रेडिंग के बजाय मुझे हिसाब से एक पोजिशनल बेट आप यहाँ पे जैसे ले सकते हो। नीचे आपका पोजिशनली स्टॉप लॉस रहेगा 245 का, ऊपर में जो टारगेट बन रहे 330 रुपीज के बन रहे हैं। 300 से ऊपर के टारगेट्स आपको दिखते हैं यूग्रो कैपिटल पे, इन लेवल्स पर आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एक स्पेस जिस पर अभी अशेषा भी रिपोर्ट बता के गई थी वो GSPL है, लेकिन अगर आप गैस काउंटर्स को इन टोटालिटी में देखें, यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है वो अब हायर गैस कंजम्पशन पर शिफ्ट होती जा रही है। आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स को भी देखें, इनफैक्ट आप कार्स में जितनी भी PV कार्स हैं वो धीरे धीरे अब CNG वेरिएंट पर शिफ्ट हो रही हैं। सो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस और ये पूरे गैस काउंटर्स हैं, इनमें कहाँ कहाँ मौके बन रहे हैं, सोनी से समझता है। सोनी, आप इस स्पेस पर अगर कुछ ट्रैक कर रही हो और हमें कोई स्ट्रेंथ जिस चार्ट पर दिख रही हो, जिस स्टॉक पर दिख रही हो, इंडिकेट कर पाए? देखिए, पहले अगर हम GSPL की बात करें तो मेरे ख्याल से कल एक रेड कैंडल जो दिखाया है, बेरिश कैंडल, सो थोड़ा सा वीकनेस सेलिंग प्रेशर रहेगा। और अगर आपको यहाँ से कोई भी एंट्री लेवल ढूंढनी हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कीजिए, डिप मिलेगा आपको 280 275, इसी रेंज के डिप में आप इसको बाय कर सकते हैं, तभी जाके वो बाउंस बैक करेगा। पोजिशनली अच्छा है, पोजिशनली चल सकता है, बट शायद आपको 1-2 दिन में यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस मिलेगी। और एंटायर सेक्टर में अगर हम बात करेंगे, एंटायर ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो थोड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट्स नहीं आते हैं। सो ये एंटायर सेक्टर अभी तक मेरे रेडार में बाइंग के लिए नहीं आया है कोई भी ऐसा एक स्टॉक, बिकॉज 1-2 दिन चलते हैं फिर वो इमीडिएटली कुछ न्यूज की वजह से या फिर क्रूड के इम्पैक्ट की वजह से गिर भी जाते हैं। सो डिसाइसिव बिल्डअप पोजिशंस नहीं होते हैं इसमें, एंड टेक्निकल ब्रेकआउट्स होता है या ब्रेकडाउन होता है वो भी फेल होता है मोस्टली। सो ये एंटायर सेक्टर थोड़ा यहाँ पे मैं कॉशियस व्यू रखना चाहूंगी, और जब तक इसमें से डिसाइसिवली बहुत सारे लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस नहीं बनते हैं या फिर रोल ओवर पोजीशंस नहीं दिखते हैं, तब तक मैं इसमें एंटायर सेक्टर में मैं किसी में भी अभी एंटर नहीं करना पसंद करूंगी। फिलहाल पूरे सेक्टर से ही दूर रहने की राय। GSPL में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी एंट्री के मौके दिखाई नहीं दे रहे हैं इन स्तरों पर। MCX, एक बार इस पर बात कर लेते हैं। आज तो ET नाउ स्वदेश ने जो आपको खबर दी थी उस खबर पर मुहर भी लग चुकी है। अब 16 अक्टूबर से जो नया डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है उस पर वो लाइव जाएंगे, तो ये खबर आई है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब करीब 650 पॉइंट्स चढ़ चुका है और लगातार एक तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ। बीच में कुछ उतार चढ़ाव आई थी स्टॉक पर, लेकिन फिलहाल कल भी हमने देखा 1% की मजबूती थी इस स्टॉक में। जतिन, अभी क्या व्यू बन रहा है आपका MCX पर? देखिए, MCX की अगर जो हम बात करें तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का फॉर्मेशन है। हमें लगता है कि ये जो अप ट्रेंड है वो जारी रहेगा। ऊपर में मेरे को लगता है 2335 का एक फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा है, वहां तक एक्सटेंड कर सकता है अपू। इसके लिए कोई भी डिप आए या तो फिर कल का जो परसों का ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था अराउंड 2150, उसको भी क्रॉस कर ले तो एक शार्प अपू हमें देखने मिल सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो में अगर जो डिप भी आए या तो फिर ब्रेकआउट आए 2150, तो बाय करके ही चलना चाहिए। पोजिशनल टारगेट्स मेरे 2335 तक के रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये है राय MCX पर। नज़ारा टेक से भी जुड़ी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई। SBI म्यूचुअल फंड ने 7.8% हिस्सेदारी कंपनी में एक्वायर कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट आया है। नज़ारा टेक, एक बार ये इसके चार्ट्स आपको दिखा देते हैं। कल कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पर भी अगर एक ट्रेंड देखें पिछले इस पूरे साल का, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़ारा टेक में भी देखने को मिल चुकी है। 500 से लेकर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई और अब 850 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुमित, आप राय दीजिए नज़ारा टेक में। देखिए, यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनको एक बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 815।
स्टॉक देखिए काफी अच्छा रनअप दिया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 600 टू द लेवल्स ऑफ 900। अब एक छोटा सा कंसोलिडेशन मोड में है, या फिर आप बोल सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, नॉट द बियरिश। तो यहाँ पे आप बने रहिए, लेकिन जिनके पास एक फ्रेश, जिनको न्यू एंट्री करनी है, मैं बोलूंगा यहाँ पे आप वेट कीजिए 900 लेवल्स का। 900 लेवल्स अगर क्लोजिंग बेसिस में आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए। अपसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा आफ्टर द न्यू एंट्री, दैट विल अराउंड 1000। ठीक है, नज़ारा टेक को लेकर ये भी, लेकिन नज़ारा टेक के साथ साथ जरा बात कर लेते हैं ना डेल्टा कॉर्प की भी। गेमिंग सेगमेंट है डेल्टा कॉर्प के पास, तो गेमिंग के साथ साथ कसिनो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही गेमिंग है, लेकिन नतीजे आने वाले हैं। और हाल फिलहाल जो जीएसटी नोटिस को लेकर कंपनी खबरों में थी, शेयर की हमने पिटाई होती हुई देखी। 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था डेल्टा कॉर्प को। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने अपने स्टेप्स लिए भी। लेकिन 142 रुपये के आसपास का भाव है। एफएनओ वाला ये स्टॉक है। सोनी डेल्टा कॉर्प, चूंकि अगर हम पिछले नतीजों की बात करें तो प्रॉफिट में 18% के आसपास की ग्रोथ थी। इस बार नज़र इस पर रहने वाली है। नतीजे अगर अच्छे आए तो शायद थोड़ा सा चढ़े, बुरा अगर आए तो गिरेगा शायद जोर से। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, डेल्टा कॉर्प डिसाइसिव ब्रेकआउट किसी भी एंगल से नहीं दिया है, और अगर किसको इसमें अग्रेसिव लॉन्ग्स करना चाहिए तो आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा वो 170 के लेवल के ऊपर आएगा, जो कि काफी ऊपर है इस करंट लेवल से। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो 145 का आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 154 एट मैक्स मेरे ख्याल से जा सकता है यहाँ से। वहां से दोबारा इसमें सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकती है। सो ये एक रेंज में अभी ट्रेड कर सकता है 135 154 एट मैक्स, इसी रेंज में ये अभी प्ले कर सकता है। रेंज प्ले जिनको पसंद है, नीचे के लेवल पे आप खरीद सकते हैं, ऊपर में आप इसको बुक कर सकते हैं, या फिर ऊपर से आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं और नीचे में इसको आप बुक कर सकते हैं। तो इस रेंज प्ले के अनुसार जिनको खरीदना है या फिर जिनको प्ले करना है, वो उनके लिए ये अभी अच्छे लेवल पे है। बट पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो इंतजार कीजिए जब तक 170 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, क्योंकि इसकी जो गिरावट आई थी वो उसी लेवल को तोड़ के आई थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके लेवल के ऊपर ही आप जाए। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रिक्टली अवॉइड मैं बोलना चाहूंगी। कॉशियसली ट्रेड कीजिए एंड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो ओवरनाइट कैरी करने पे इसका गैप अप गैप डाउन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आप इंट्राडे बेसिस पे आप इसको प्ले कीजिए। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है डेल्टा कॉर्प के शेयर में। आप इसको इंट्राडे में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट वाला जो रिस्क है ना, वो झेलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 170 जिस लेवल की बात सोनी कर रहे हैं, वो अभी बहुत दूर है यहाँ से। उसको अगर पार कर जाता है शेयर, हालांकि जिसकी संभावना अभी तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन अगर उसको पार करेगा उसके बाद ही आप शेयर में तेजी देखेंगे। लेकिन आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट राघवेंद्र केडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आज स्वदेश पर देखिए, हम ना अमिताभ बच्चन साहब की सालगिरह मना रहे हैं, 81 साल के हो गए हैं। और हम अपने सभी एक्सपर्ट से अब ये जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन, अगर हम ये पूछें कि आपको पसंद है नहीं पसंद है, तो ये तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा, मेरा मानना है, देश में जो कहे कि नहीं मुझे बच्चन साहब की एक्टिंग पसंद नहीं है या फिर उनकी अदा पसंद नहीं है। सब उनके दीवाने हैं। राघवेंद्र, शुरुआत आपसे ना स्टॉक से पहले जरा बच्चन साहब के बारे में करेंगे। आपका जो फेवरेट डायलॉग है बच्चन साहब के बारे में, वो कौन सा है? और मूवी कौन सी आपने हाल फिलहाल देखी है, या फिर आपकी ऑल टाइम फेवरेट कौन सी है उनकी? उनका फेवरेट डायलॉग मुझे खुदा गवाह मूवी से पसंद है, जो कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी बार यूज करता हूँ। सोच गहरी हो जाए तो हौसले कमजोर हो जाते हैं। तो ये डायलॉग मुझे काफी पसंद है। मैं अपने आप पे भी काफी लेता हूँ। कोई स्टॉक हमें लेना रहता है तो ओवर थिंक कर जाते हैं हम, काफी बार ओवर एनालिसिस करते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा, सोच गहरी हो जाए तो हौसले कमजोर हो जाते हैं। ये डायलॉग मुझे काफी पसंद है, मूवी खुदा गवाह। खुदा गवाह ये मूवी और बढ़िया चीज है, लेकिन यही है ना कि कई बार बाजार में अभी ऐसा नहीं लग रहा कि स्टॉप लॉस भी गहरा करें। आप सुनिए, आप जरा बताइए, आपकी कोई ऐसी फेवरेट कोई मूवी उनकी जो आपने बार बार देखी हो? मैं अपना पर्सनल बताता हूं, शोले मैंने न जाने कितनी बार देखी है। वो एक अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी फिल्म है कि आप कभी भी उसको देखना शुरू कीजिए, फिर आप उसको अंत तक देखेंगे। आपके फेवरेट कौन सी है?
कि मुझे जहाँ तक याद है मेरे पेरेंट्स देखते थे तो मैंने उसी टाइम से एक मूवी देखी थी कभी खुशी कभी गम उनकी। एंड उसमें से एक डायलॉग जो आज तक मुझे एकदम बाय हार्ट हो गया है, वो है कि पैसे तो सभी कमा लेते हैं बट इज्जत कमाना सबकी बस में नहीं होती है। तो ये डायलॉग मुझे आज तक याद है। एंड ये मैं डे टू डे में रिमाइंड करती हूँ खुद को भी। और ये मैं आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग मेरे लिए रहा है। हैं, माना सबके बस की बात नहीं, लेकिन बाजार वो जगह है जहां पर आप इज्जत के साथ पैसे कमा लेते हैं। और आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना स्वदेश की, ये मौका रोज रोज दिन भर देते हैं। सुमित जी, आपका फेवरेट डायलॉग बच्चन साहब का, चूंकि आज हम उनको याद कर रहे हैं उनके जन्मदिवस के मौके पर, हम सभी उनके फैंस हैं, उनके अदाओं के, उनकी अदाकारी के, बताइए। यहाँ पे देखिए डायलॉग सब बोलेंगे, लेकिन अभी एक रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी ऊंचाई, तो मैंने अभी अपने फैमिली के साथ बैठ के उसको देखा। उसमें बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक मैसेज दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी फ्रेंडशिप जो है वो पूरी तरह से निभाएं, टिल द डेथ यू कैन से, जिसमें 4 फ्रेंड्स दिखाए थे। उसके बाद उन्होंने उसमें दिखाया था ये सब ट्रैकिंग पे जाते हैं हिमालय बिकॉज ऑफ द वन फ्रेंड ओनली। तो अब ये मार्केट में मैं एक बात बोलूंगा कि एज इज नो बार। मेरे बाजू में अंकल रहते हैं, ही इज रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल एंड करंटली हिज एज इज 62। तो उन्होंने अभी जस्ट 15 दिन पहले ही मुझे बोला कि मुझे पूरा टेक्निकल सीखना है, मैं रिटायर्ड हूं तो मुझे वो इनकम के लिए। तो वहां पे ये मार्केट में भी बात आती है कि एज हैज नो बार। और सबसे लास्ट चीज, वॉट एवर यू डू गिव योर फुल एफर्ट्स। तो मूवी में भी वही चीज दिखाया था कि आज उनके एज हो गए थे 60-65, तो भी उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले। तबीयत खराब हुई फिर भी उन्होंने चेज किया। तो वही चीज है यहाँ पे भी, जब हम मार्केट में आते हैं आप अपने पूरे एफर्ट्स डालिए। एज का कोई सिनारियो नहीं है, वेदर यू आर फुल टाइम और अ पार्ट टाइम, बट यू आर इन्वेस्टिंग, सो गिव योर बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अब ABCL जो उनकी कंपनी थी बैंकरप्ट हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी एनर्जी को समेटा। उसके बाद फिर से वो लिटरली अमिताभ बच्चन साहब ने ये स्वीकार किया है कि वो गए, काम मांगने गए, उन्होंने ऑडिशंस दिए, उसके बाद उनकी फिर से री एंट्री हुई बॉलीवुड में। और आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। 81 की उम्र में इतने सक्रिय हैं। संतोष जी, आपसे आखिर में आप बताइए, आपकी कुछ याद, आपके कोई फेवरेट डायलॉग, और क्या आप उसको बाजार से कनेक्ट करेंगे? जी अभिषेक जी, मेरी भी मूवी फेवरेट शोले ही है, कितनी बार मूवी देखी है। और अमिताभ बच्चन आज भी उनके सारे ही डायलॉग आइकॉनिक है, बट मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि मैं और मेरी तन्हाई, जो उनका सिलसिला वाला, वो कभी भी सुनो काफी अच्छा लगता है। और मार्केट में उनसे सीखने को यही मिलता है कि मार्केट जहाँ, एक तो वो है कि जहाँ से हम शुरू होते हैं, लाइन जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो मार्केट में भी वही व्यू होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी सीख हम यहाँ बात भी कर रहे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने ली है। ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे और कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। और एक स्टॉक जिस पर एक रिपोर्ट है और ये स्टॉक को क्या फर्दर और शॉक्स दे सकती है। हालांकि ये स्टॉक ऑलरेडी नुकसान झेल ही रहा है। नवीन फ्लोरिन की हम बात कर रहे हैं, इस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है। मैं राघवेंद्र के साथ ये डिस्कस करूंगी और फिर एक टेक्निकल व्यू भी लेना चाहूंगी कि ये कितना नीचे तक और गिर सकता है। राघवेंद्र, क्लियरली जो अभी MD के रेजिग्नेशन के बाद कंपनी ने हालांकि 4 अक्टूबर को एक कॉन कॉल भी की, उससे भी कंपनी बाजार को भरोसा नहीं दिला पाए, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि न्यू मैनेजमेंट पर आंसर चाहता है बाजार। और बात बहुत सारी है क्योंकि जो मिस्टर आदेश थे उनकी लीडरशिप के अंडर कंपनी ने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस किए थे। उस कैपेक्स को लेकर शायद बाजार थोड़ा सा कॉन्शियस है। कुछ 12 से 18 महीने में नए अनाउंसमेंट्स की बात कर रही थी कंपनी, वो सारे स्टॉल्ड लग रहे हैं या फिर उन पर थोड़े से कंसर्न्स दिख रहे हैं। और अब ये जो नई रिपोर्ट है, और टारगेट भी काफ़ी गिराया जेफरीज ने, 54.75 का टारगेट था, इसे घटाकर अब 3625 कर दिया है। आप क्या व्यू बना रहे हैं इस स्टॉक पर अभी फिलहाल? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मॉर्निंग। करंटली हमें लगता है ये एक स्टॉक अभी एक वेट एंड वॉच मोड में रहेगा। आने वाले 2 क्वार्टर्स में इसे होल्ड पर ही रखेंगे हम। हालांकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मैनेजमेंट जो इम्पैक्ट करता है, बोर्डरूम जो इम्पैक्ट करता है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री में जो उसका डील मेकिंग या कहते हैं जो मूव्स द नीडल, वो ज्यादा रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसका प्रोडक्ट ओवरऑल ये सस्टेन कर पाएंगे ऐसा लगता है।
ओवरऑल केमिकल सेक्टर थोड़ा सा एक लल पीरियड में है, एक स्लो डाउन में है। चाइना के रिलेटेड जो उसका ओवरऑल स्लो डाउन चल रहा है, नॉट ओनली नवीन फ्लोरो बट ओवरऑल सारे स्टॉक्स भी थोड़े से डाउनसाइड या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज पूरे केमिकल सेक्टर में 2 क्वार्टर में रहेगी और नवीन फ्लोरो में काफी प्रोमिनेंटली रहेगी। तो 3700-3600 के स्टॉक पर रहेगा। बट हाँ, ये काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है प्राइस वाइज। तो अगर कोई कारण से स्टॉक मार्केट करेक्शन के चलते अगर 3400, 3500 लेवल्स पर आता है तो एक ट्रेडिंग वाइज, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अपटिक बन सकता है और इसमें अराउंड 8 से 10% के लिए ट्रेडिंग बाय बन जाएगा अगर ये 3450 के लेवल पर आएगा। बट उसके अलावा अभी यहाँ पर अवॉइड रहेगा और वेट एंड वॉच रहेगा। चलिए, बसीन जी भी हमारे साथ आ गए हैं। गुड मॉर्निंग बसीन जी, आपसे बाजार पर भी एक व्यू लेंगे। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, कल जिस तरह से आपने बाजार पर अपना जिस कन्विक्शन के साथ अपना व्यू दिया, अब 20,000 भी बहुत पास लग रहा है। आप 20,000 वैसे ही कह रहे थे कि अगले हफ्ते तक आएगा। पहले तो कंग्रेचुलेशंस बाजार पर ये जो व्यू बनाने के लिए, हैवी वेट्स पे व्यू बनाने के लिए। और आज की बातचीत फिर शुरू करते हैं, लेकिन एक स्टॉक, स्पेशल स्टॉक जिस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, जिसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे राघवेंद्र के साथ, वो नवीन फ्लोरीन कि इस पे और कितना प्रेशर आ सकता है। केमिकल स्पेस, पूरा ही केमिकल स्पेस जिस तरह के एक लाल पीरियड में इन्वेंट्री पाइलअप है, चाइना के प्राइसिंग प्रेशर है और स्पेशली जहां मैनेजमेंट की विजिबिलिटी नहीं दिख रही है बाजार को, स्पेशली नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक पे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, थैंक यू। आपको सही कहा था कि देखिए, हिस्टोरिकली जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क गेट्स प्राइस्ड इन एंड इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ आई नो इट्स ये rather unfortunate loss of life and so on, but आप देख सकते हैं US is not falling on bad news, which is in fact they are going up, or the flight to safety in bond yields will mean yields will come down when जो indirectly डॉलर को वीक करता है, emerging markets particularly India will start to outperform। साथ में आज अगर आप देखें तो most people who were underweight India are now turning overweight and they don't want to miss this opportunity। Regarding specialty chemical, आप ये लेके चलिए कि कल चाइना ने अपने आप अनाउंस किया है कि they are contemplating a very big package to revive the economy। और अगर वो revival आता है तो it will definitely impact metals and specialty chemicals in a indirect way। We know that the environment issues has seen a lull and there was a spurt in lot of these stocks। Navin Fluoro is a very very unique stock in its array of portfolio। और मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि यहाँ लेने वाला है इस भाव में। I can understand that the management's change or some variable over there, but उसके अलावा मुझे लगता है the price comfort is there। दूसरा आप ये लेके चलिए कि आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि they may contemplate 30% more subsidy for the farmer, which indirectly will mean agrochemicals doing extremely well। और यहाँ पे मैं आज जो मेरा positional play वो SRF है। in fact SRF is not just a fluorochemicals largest player and specialty, it is also one of the largest 10 top players in BOPP, that is package filming। It is one of the largest player in nylon cord, and thirdly जो उसका fluorochemical है, it's the sole supplier to Bayer। So indirectly SRF should be a very very sweet spot in if all these three things start to come। Earnings for Naveen, SRF, Atul, all will be the catalyst, but I think bad news is already in the price। अभी market rotational sectors देख रहा है, they are chasing some stocks or some sectors which are outperforming, but ये sectors में we know that the long term story is extremely good। तो मैं यहाँ जरूर दोहराऊंगा कि यहाँ नवीन को लेने की चेष्टा कीजिए, लेकिन मेरा टॉप पिक यहाँ पे SRF होएगा। ठीक है, तो नवीन पर भी आप नजर दे सकते हैं, प्राइस आकर्षक हैं, इन स्तरों पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्निंग्स भी अच्छे हैं और टॉप पिक्स जो है वो SRF है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। संजीव जी, इसके अलावा और कौन से टॉप पिक्स होंगे आपकी तरफ से आज के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो देखिए SRF इज अ स्लाइटली पोजिशनल प्ले। मेरे को 2750 का भाव दिखता है इसमें अगले 2 या 3 महीने में, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लू चिप है, इसको लेके रखिए। मैंने कल भी आपको बोला था, शेयर बाजार में आज की डेट में सबसे बड़ा वैल्यू पिक रिलायंस है। 9.5 लाख करोड़ की आप वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑयल टू केमिकल, जियो एंड द न्यू एनर्जी और द अदर बिजनेसेस आर वर्थ 6 लाख 6.5। वो ऐसा हो नहीं सकता। मार्केट कैप शुड बी 20 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू मी।
तो मेरे को इस समय सबसे बड़ा लार्ज कैप बढ़िया लगता है रिलायंस। और आज का जो इंट्राडे स्ट्रोक 2 दिन का प्ले होएगा वो होएगा चंबल और जीएनएफसी। फर्टिलाइजर पे रिलीफ आया है, चंबल हैज जस्ट गिवन अ ह्यूज ब्रेकआउट। चंबल के पास लोगों को शायद पता नहीं 15% ऑफ देयर रेवेन्यू आल्सो कम्स फ्रॉम देयर शिपिंग बिजनेस व्हिच इज डूइंग वेरी रोबस्ट। और चंबल विल बी अ वेरी गुड बेनिफिशियरी। ये जो फार्मर के लिए रिलीफ आएगा 30% सब्सिडी का, तो 280 पे लीजिए, 273, 74, 73 का स्टॉप लॉस रखिए। 295, 300 कैन कम इन चंबल इन द नेक्स्ट 2 days। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, एसआरएफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इस पर आप नज़र रखिए। संजीव जी की तरफ से ये राय। थैंक यू सो मच संजीव जी, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और सेगमेंट का वक्त है, मुनाफे का फंडा। देवर्ष वकील हमारे साथ मौजूद हैं अपना टॉप इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए। देवर्ष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का मुनाफे का फंडा का सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। मुझे लगता है कि अभी से जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आएंगे तब तक रोड कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी बड़े ऑर्डर्स निकलेंगे। तो ये सेक्टर में 2 कंपनियां हम इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। एक तो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर लीडिंग कंपनी है रोड और हाईवे सेक्टर में। उन्होंने अभी तक 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर्स के 12 स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी टारगेट दिया है कि 4000 से 5000 करोड़ के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। वो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी और बढ़ेगी। तो इसके बेसिस पे हम इसके ट्रैक रिकॉर्ड और उसके जो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे जो बोनस मिलता है, इन सबको अगर हम वैल्यू करें तो हमारे हिसाब से 18 टाइम अर्निंग्स पे और उनके जो हैम प्रोजेक्ट्स है उसको 1 टाइम प्राइस टू बुक दे तो 329 का टारगेट आ रहा है। तो यहाँ से 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 280 से 260 में ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करिए और 329 का एक टारगेट है। ऐसा ही दूसरा एक स्टॉक है जो पीएनसी इंफ्रा है। ये पहले मैंने ये मुनाफे के फंडा में हमें इसको रेकमेंड किया था, तब उसको 383 का टारगेट दिया था। उसको अभी हम रिवाइज करके 452 का टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये 383 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो इसने आप देखें तो FY19 से FY23 तक कंटिन्यूअसली 23% का ग्रोथ दिखाया है। अभी भी 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक उसको रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है मीडियम टर्म में। कंपनी ने गाइडेंस दी है कि अगले साल में उनके 11 हैम प्रोजेक्ट और 1 बीओटी प्रोजेक्ट को वो मोनेटाइज करेंगे, वहां से पैसा आएगा और वो पैसे से उनकी बैलेंस शीट और स्ट्रांग होगी। तो ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है, कंफर्टेबल बैलेंस शीट है और आगे बहुत सारे इनफ्लोस और असेट मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेड है। तो इसको हम वैल्यू करते हैं 13 टाइम पे और 1.2 टाइम उसकी हैम प्रोजेक्ट्स को अगर वैल्यू करें तो अब हमारा टारगेट 452 होता है। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन और पीएनसी इंफ्रा, ये 2 मेरे आज के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मुनाफे के फंड हैं। ठीक है, बढ़िया है। कंस्ट्रक्शन स्पेस हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक्शन भी हो रहा है, शेयर चल भी रहे हैं, चुनाव वाला साल है, तो ये केएनआर कंस्ट्रक्शन और पीएनसी इंफ्राटेक के 2 शेयर देवर्ष की तरफ से। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये दमदार मुनाफे का फंडा वाला शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर पर फिर से फोकस करेंगे और संतोष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर खबर आई है, थोड़ी सी ना नेगेटिव खबर है कि आरबीआई ने इनका जो ऐप है बीओबी वर्ल्ड, उस पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ सुपरवाइजरी कुछ कंसर्न्स हैं उसके चलते। परसों अच्छी खबर आई थी कि कुछ टेन्योर के डिपॉजिट्स पर उन्होंने दरें आधे % के आसपास बढ़ाई थी। कल ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर। हालांकि अगर महीने भर से देखेंगे तो 215-17 के आसपास जाकर ने शेयर ये संघर्ष करने लगता है। 220 का इसका वैसे भी 52 का ऊपरी स्तर है। बीओबी अगर आज ये गिरावट पर शेयर खुलता है तो सलाह क्या होगी आपकी, इसमें क्या करना चाहिए? ये न्यूज़ नेगेटिव है लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर वीक नहीं है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो 210 के लेवल के ऊपर जब तक के व्यू पॉजिटिव रहेगा, इनकेस 210 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आए स्टॉक में, फिर स्टॉक शायद 203-202 रुपए तक जा सकता है। वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट फुल टाइमिंग मेरे हिसाब से 210 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऊपर जब भी ये 220 का लेवल निकालेगा जो इसको की रेजिस्टेंस है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
बीओबी पर ये व्यू। लेकिन आज फोकस में रहेंगी गवर्नमेंट एनबीएफसीज जैसे कि आरईसी, पीएफसी, आईएफसीआई जैसे शेयर, क्योंकि आरबीआई ने जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस पीसीए जो फ्रेमवर्क है उसको एक्सटेंड कर दिया है इन कंपनियों के ऊपर, तो थोड़ी सी सख्ती हो जाती है, थोड़ी सी मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। लेकिन ये शेयर क्या खूब चले हैं आरईसी और पीएफसी के शेयर। राघवेंद्र, इससे क्या चिंतित होने की जरूरत है क्या सिर्फ पीसीए के दायरे में आ जाने से? ये काफी लार्ज कैप कंपनीज है और हालांकि पीसीए काफी स्ट्रिक्ट है, इससे एक एक्स्ट्रा विजिलेंस हो जाता है, तो स्टॉक थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है, बट इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस में या इनके क्वालिटी ऑफ बुक में कोई चेंज नहीं आएगा, बिजनेस विल बी एज यूजुअल। सो अगर कोई कारण से स्टॉक करेक्ट होता है तो ये स्टॉक्स ने काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं, पीएफसी, आरईसी, इन सभी पीएसयू लेंडिंग कंपनीज ने, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो बरकरार रहेगी इन स्टॉक्स की। हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, वो भी एक पॉजिटिव साइड है, तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जो ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एक नॉर्म आया है, इसका एक्सटेंशन से हमें लगता है कि इनके बिजनेस में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक एंड देयर पोर्टफोलियो स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू बी इन योर पोर्टफोलियो। ये लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां अच्छा ब्रेकआउट था, कल बैंक्स और फाइनेंस में तो अच्छा ब्रेकआउट था ही, कुछ टेलीकॉम एंसिलरी के स्टॉक्स भी बात करते हैं, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मूव थी, क्या आज यहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए संतोष? इंडस टावर की बात करें तो ये ट्रिकी स्टॉक है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, सपोर्ट से जरूर बाउंस बैक किया 180 के सपोर्ट से, हो सकता है ऊपर में 195 के जोन तक जाए, तो क्योंकि ओवरऑल साइडवेज है, ऊपर में 195 नीचे में 180, तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो 184 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 195। राइट, इसी तरह का सवाल एक बार सोनी से समझते हैं कि रियल एस्टेट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मूव ये सारे स्पेस दिखा रहे हैं 40-40, 50-50%, चाहे आप मैक्रोटेक की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, शोभा की बात करें, वहाँ आ गया, वहाँ पर मूव दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी कल एक नया ब्रेकआउट दिया था, क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज को प्रेफर करना चाहिए या फिर कोई और दूसरा स्ट्रॉन्ग काउंटर दिख रहा है? सोनी, अगर हम देखेंगे तो एंटायर सेक्टर में सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट और लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस कल काफी स्ट्रांगली आए हैं। डीएलएफ भी हो गया या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी स्ट्रांग है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हालांकि मेरा एक लेवल था 1620 के तरफ से बाय करने के लिए और टारगेट ही था मेरा 1700 और 1720 का, जो कि कल अचीव हुआ है। बट अभी भी मैं अगर फ्रेश यहाँ पे देखूं तो ब्रेकआउट आ गया है और कंटिन्यूड ब्रेकआउट है ये। सो मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज में अभी भी स्ट्रेंथ है। पोजिशनली देखेंगे तो 1800 के तरफ जाने की चांसेस है, बट फ्रेश एंड लेवल पे अगर किसी को एंटर करना है इस एंटायर सेक्टर में तो मेरे ख्याल से डीएलएफ में अभी भी और काफी स्ट्रेंथ और स्पेस बचा है। और डीएलएफ अभी जो करंट सीएमपी है अराउंड 560, तो इसी लेवल से भी आप खरीद सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट उसने कल ही दिया है और मेरे ख्याल से डीएलएफ में 580 टू 600 इस रेंज पे जाने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। सो डीएलएफ डेफिनेटली यहाँ पे बाय बनता है। नीचे की तरफ अगर इसका कोई सपोर्ट है तो वो 520 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट शायद ये स्टॉपलेस आपको स्टॉपलेस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ से ना लगे तो आप इसमें स्टॉपलेस लगा सकते हैं 540 का, वो भी काफी अच्छा इंट्राडे में या फिर इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट होल्ड करने की काफी स्ट्रेंथ है इसमें। सो डीएलएफ डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 580 टू 600। ठीक है, 580 टू 600 डीएलएफ का टारगेट है, लेकिन ये तो दिग्गज कंपनियां हैं। कल हमने देखा था कि जो छोटे साइज की जो मिड कैप कंपनियां हैं, अजमेरा हो गई, पूर्वांकरा हो गया, ओमैक्स हो गया, चौतरफा तेजी बनी थी और आज भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर बने हुए हैं। एक अपडेट आया है वरुण बेवरेजेस को लेकर और वो अपडेट आया है पेप्सिको की तरफ से कि उनके भारतीय कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ है इन बेवरेजेस वाले सेगमेंट में। तो एक बढ़िया अपडेट, और निश्चित तौर पर चूंकि पेप्सिको की बॉटलिंग का काम करती है वरुण बेवरेजेस भारत में, तो वरुण बेवरेजेस भी फोकस में ये रहेगी कंपनी। बढ़िया सॉलिड कंपनी, 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। हालांकि हमने देखा था कि ये पिछले महीने ही इसने 52 वीक हाई अपना बनाया था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है 40-50 रुपए की। वरुण बेवरेजेस, सुमित जी कैसी लग रही है आपको कंपनी है? हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े से अपर साइड पर हैं, लेकिन इस न्यूज के दम पर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये एक मोनोपोली बेस्ड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है
तो एवरी डिप्स पे हमने हर बार इसको रिकमेंड किया हुआ है, पिछली बार भी 920 के लेवल पे सजेस्ट किया था और अभी भी हम यहीं पे इंटेक रहेंगे। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे 895 का अभी भी आप एक स्टॉप लॉस रख के खरीदी कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं डेटा अराउंड 994 एंड 1065। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर बार अपने 200 मूविंग एवरेज या फिर 100 मूविंग एवरेज को जब भी टच करता है वहां से बाउंस देता है। तो एक डिस्क्लेमर भी है कि ये हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी है, तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। में बने रह सकते हैं। एस्कॉर्ट्स डैम कैपिटल की रिपोर्ट के दम पर कल हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी और ऑटो बास्केट में अगर हम बात करें तो चल तो सारे ही शेयर चल रहे थे, लेकिन एस्कॉर्ट्स की तेज़ी बड़ी कमाल की थी। एफएनओ का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला कल के सत्र में शेयर रहा। आज भी जैसे प्री ओपन सभी जो संकेत मिल रहे हैं शायद ये तेज़ी बरकरार रहेगी। एस्कॉर्ट्स संतोष कहाँ तक आप जाते हुए देख रहे हैं शेयर को, और क्या कोई लेवल वो आएगा जहां पर आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है वहां पर जाके प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कर लेनी चाहिए? अभिषेक, एस्कॉर्ट बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में बना हुआ है। एक बड़ी तेजी के बाद स्टॉक ने कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देकर फिर से तेजी को तैयार है। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो बता रहा है कि अभी और बड़ी तेजी बाकी है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चाहिए। ऊपर का एग्जैक्ट टारगेट बताना मुश्किल है अभी। एक साइकोलॉजिकल लेवल 3600 के आसपास आएगा, उसको क्रॉस करता है तो फिर 4000 के टारगेट भी हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पोजीशन के साथ बने रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 3300 का रहना चाहिए। ये स्टॉक एस्कॉर्ट्स को बोता पर ये रहा है, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। क्विक रिकैप एक ले लेते हैं। एमसीएक्स पर खबर नजर रखिए, खबर पर मोहर लग चुकी है और 16 अक्टूबर से जो नया कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है वो लाइव जाएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक नेगेटिव खबर, आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए जो नए कस्टमर हैं, नए ग्राहक हैं, उनके अधिग्रहण पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो एक नेगेटिव खबर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। यूरो कैपिटल पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर दूसरी तिमाही के जो अपडेट आए हैं वो काफी मजबूत हैं। एयूएम में 70% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने क्यूआईबी इशू को मंजूरी दे दी है, 260 करोड़ के आसपास जुटाएगी और 269 इसका जो इशू प्राइस है वो तय हुआ है। इसमें वरुण बेवरेजेस, इस पर भी नजर रखिए। पॉजिटिव खबर है कंपनी की। और पेप्सिको जब क्वार्टरली अपडेट आया है वो काफी स्ट्रांग है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने का अनुमान है, तो उसका असर आज वरुण बेवरेजेस पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमसीएक्स से जुड़ी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो और ये देखिए स्टॉक इस पर 1% ऊपर प्री ओपन में कारोबार कर रहा है। लेकिन अब विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग कैसी दिखाई दे रही है। विश्वमोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में अभी गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो चांदी 69,000 रुपए के ऊपर खुली है। गोल्ड की धीमी शुरुआत हुई है, 57,600 के आसपास आप देख सकते हैं, 57,620 के आसपास है। हल्की तेजी यहां पर दिख रही है और चांदी दायरे में कह सकते हैं, हालांकि 69,000 के आसपास चांदी बनी हुई है। जो संकेत जो मिल रहे इंटरनेशनल मार्केट से, डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी दिख रही है, बॉन्ड यील्ड में नरमी है, उससे यहां पर लग रहा है कि आज भाव को सपोर्ट मिले। लेकिन फेड के मिनट्स भी आने वाले हैं, वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं उससे बाजार की आगे की चाल का पता लग पाएगा। कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें तो अभी स्थिरता आ रही है। हमने देखा था जो इजरायल और हमास युद्ध की वजह से वहां पर जिस तरह की तेजी आई थी, उसके बाद अब यहां पर स्थिरता दिख रही है। एमसीएक्स पर आज 7,165 के आसपास शुरुआती चाल यहां पर दिख रही है, धीमी शुरुआत हो रही है। यहां पर ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस 280, एक शानदार रनअप के बाद यहां पर अब आज सुस्ती दिख रही है। यूरोप में जिस तरह से वहां पर सप्लाई को लेकर पाइपलाइन की दिक्कतें हुई हैं यूरोप के कुछ देशों में, उससे कल जबरदस्त एक तेजी दिखी थी यूरोप गैस में, लेकिन आज एमसीएक्स पर धीमी शुरुआत होती दिख रही है। बेस मेटल्स की चाल की बात कर लेते तो बेस मेटल्स में आज ज्यादातर मेटल्स आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉपर 705 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिंक में भी हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, करीब करीब 1% के आसपास की। एल्युमिनियम और लेड यहां पर भी आधे से 1% तक की गिरावट दिख रही है। तो ये शुरुआती चाल है, लेकिन एग्री मार्केट एनसीडीएक्स पर 10 बजे के आसपास खुलेगा। फिर से हम आपके लिए एक और ओपनिंग लेकर आएंगे एग्री मार्केट की, और साथ ही नॉन एग्री मार्केट के लिए आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स भी लेकर आएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो नॉन एग्री मार्केट और बेस मेटल्स की शुरुआती चाल हमें बता रहे थे विश्वा। शुक्रिया विश्वा ये अपडेट देने के लिए। 10 बजे आपसे फिर बात होती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ पैनल पर कुश बोरा भी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि वो आज ट्रेड के मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं। कुश, मॉर्निंग। सारी बाय कॉल्स हैं आपके, सारे पेयर्स की, सारे एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल। आप कहाँ का नजर बना रहे हैं आज? मार्केट गैप डाउन हो रहे थे, 19,500 से होल्ड कर जाएगा, तो जहाँ से एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है वही हमें देखने मिल रहा है। अब कितना टेस्ट होगा 19,800 के आसपास, ये लेवल क्रॉस करते ही मेरे हिसाब से न्यू हाइज जो है 20,200 के करीब के, दैट इज समथिंग दैट वी विल आई। बैंक निफ्टी हल्का सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा और प्रेशर में है, बट वंस इट क्रॉसेस दैट 44,500 कन्विंसिंगली, तब यहाँ भी आप और ऊपर के लेवल्स देखेंगे 45,500 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास। इसी बुलिश व्यू के चलते हमारे जो दोनों कॉल्स हैं दोनों बाय साइड पे हैं। पहला है सुंदरम फाइनेंस। देखिए मंडे को हमने ये कॉल डिस्कस किया था 3250 के पहले टारगेट के लिए। अब वो टारगेट अचीव हुआ है तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 3400 3550 के टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 3150 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो तेजी आई है वो भी लेड बाय पीएसयू बैंक्स, तो उसके चलते कैनरा बैंक हमारे फोकस में है। यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहें तो 378 और 385 के लेवल्स को ध्यान में रख के चलें। 365 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक्स और एनबीएफसी, पीएसयू बैंक और आपने एक एनबीएफसी सुंदरम फाइनेंस लिया है, ठीक है। बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक अर्निंग्स का ट्रिगर भी है और इनफैक्ट एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ एक्चुअली बड़ी है, वो ये कि मेटल्स में जिस तरह से चाइना एक रिलीफ पैक, एक स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहा है। हमने हिंडाल्को को देखा, वो एक टॉप गेनर था, स्टील काउंटर्स में मूव थी। वेदांता जैसे स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि नंबर्स शायद अच्छे रिपोर्ट हों इस क्वार्टर में। संतोष, एक बार आप वेदांता के स्टॉक को चेक करेंगे या फिर इसकी जगह आपको कोई और मेटल स्टॉक पसंद आता है, एल्यूमिनियम काउंटर पसंद आता है? ये प्रियंका, मैं वैसे वेदांता को तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नो डाउट 205 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो 205 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पे बेट ले सकता है। ऊपर में 230 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको 245 250 तक देखने को मिल सकता है। बट आप थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करना चाहते हो तो दूसरे मेटल काउंटर पर फोकस कर सकते हो। मुझे एनएमडीसी ज्यादा अच्छा लगता है। एनएमडीसी की बात करें तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। कंसोलिडेशन के बाद फिर से कल हमने एक अच्छा मोमेंटम बनते देखा स्टॉक में। स्टॉक 155 के ऊपर निकलता है तो 165 से 170 रुपए तक की वेबसाइट हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो एनएमडीसी पर ये रहा है 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब चलते हैं शरद के पास और उनसे समझ लेते हैं कि आज खबर कौन सी इंपॉर्टेंट आ रही है। बिल्कुल फोकस में जो है रहने वाला है ग्रेविटा इंडिया, और यहाँ पे जो है चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी जो लार्ज स्क्रैप ऑर्डर है वो कंपनी को मिल सकती है। अब याद रखिए जो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये जो रिसाइकलिंग करती है नॉन फेरस सेकेंडरी मेटल्स को, मोस्टली लेड को करती है, तो इनके लिए जो है अगर बड़े स्क्रैप ऑर्डर्स आए तो इनके जो है काम उसमें जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी और टॉप लाइन में भी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो 650 करोड़ का जो है टोटल कैपेक्स प्लान है अगले 3 साल में, जहाँ पे इनकी जो टोटल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ जाएगी। और इम्पॉर्टेंटली जो ओवरसीज़ बिजनेस है वहाँ से कंट्रीब्यूशन हाई मार्जिन बिजनेस आ रहे हैं और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि लगभग सस्टेनेबल बेसिस पे 10% तक जो है कंपनी मार्जिन्स अपने मेंटेन कर सकती है। हमने थोड़ी इंडस्ट्री डेटा देखी और यहाँ पे पता चला कि कंपनी जो है लगभग लेड रिसाइकलिंग में 5 से लेकर 7% का मार्केट शेयर रखा है। और अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लेड रिसाइकलिंग जो है 35% CAGR दे रहा है अगले 3 साल में, ये रिपोर्ट्स का मानना है। तो यहाँ पे जो है ज़रूर एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने मिल सकती है, ये जो है आपके एनालिस्ट का मानना है। तो इस स्टॉक ग्रेविटा इंडिया को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। थैंक यू शरद, ये स्टॉक हाईलाइट करने के लिए। तो ये हमारा स्टॉक है क्या खबर इस सेगमेंट में। ग्रेविटा बड़ा स्क्रैप ऑर्डर मिलने का अनुमान और उससे मार्जिन में भी अच्छी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। स्टॉक प्री ओपन में 1.25% ऊपर। लेकिन अब चलिए सीधे चलते हैं आशीषा के पास और उनसे समझ लेते हैं कि कौन सी बड़ी ब्रोकरेज इस वक्त निकल कर आ रही है। कल एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर डैम कैपिटल की एक बड़ी रिपोर्ट आई थी और आज डैम कैपिटल की टीवीएस मोटर्स पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है बट टारगेट प्राइस में एक बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है।
पहले जो 1875 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया था टीवीएस मोटर पर, वो अब बढ़ाकर 3051 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स में बड़ा जंप अप देखने को मिल सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में वॉल्यूम्स में भी उछाल देखने को मिल सकते हैं। डैम कैपिटल का मानना है कि करीब 30% प्लस का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में, और मार्जिन्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो टीवीएस मोटर पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट डैम कैपिटल से टारगेट प्राइस में बढ़ा उछाल 1875 से बढ़ाकर 3051 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डैम कैपिटल की रिपोर्ट टीवीएस मोटर पर हमें जो बता रहे हैं आशीषा, शुक्रिया आशीषा ये समझाने के लिए। इनफैक्ट टीवीएस मोटर स्टॉक को हम डिस्कस भी कर रहे थे, 1500 के भाव के आसपास है ये, यहाँ से और कितनी तेजी बड़ी दिखती है। जिस तरह से एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा रीज़न बताया है राघवेंद्र इस रिपोर्ट में, दूसरे जो बड़े रीजंस भी हैं टीवीएस मोटर के लिए, क्योंकि ये स्पेस भी कंपेटिटिव होने वाला है, नया एंट्रेंट आने वाला है, और वैल्यूएशन के लिहाज से ये ज़्यादा सस्ता दिखता है। टीवीएस मोटर पर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपके क्या टारगेट्स होंगे? सेफ साइड अगर अज्यूम करें तो 2200 रुपया एक साल में एक टारगेट बनता है, जो कि तकरीबन 30% अपसाइड रहेगी इस स्टॉक में। तो इनका एक्सपोर्ट डिवीजन है वो काफी अच्छा कर रहा है, और अगर डॉलर रुपये के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता है तो एक मार्जिन एक्सपांशन वहां से भी होगा। कंपनी के नए वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, ओवरऑल मॉनसून अच्छा रहा है, तो एक टू व्हीलर स्पेस में जो सेल्स बढ़ती है वो अच्छा रहेगा। इलेक्शन मोड में जब भी कोई कंट्री आती है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, तो एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। तो आने वाले एक साल में हमें लग रहा है कि जो एक रूरल स्टोरी बोलते हैं या एक कंजम्पशन स्टोरी बोलते हैं, उसमें एक अपटिक आएगा और इसका बेनिफिशियरी टीवीएस मोटर रहेगा। तो एक गुड बेट रहेगा, 30% अपसाइड एक साल में पॉसिबल है, और उसके अलावा भी इसको एक लॉन्गर टर्म होराइजन से रखेंगे तो ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस रहेगा। टीवीएस मोटर्स इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बहुत शुक्रिया। 30% अपसाइड आप यहाँ से देख सकते हैं एक साल के पीरियड के अंदर, और अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म ये बेट है ये जो रखना चाहते हैं इसको। तो यानी लगभग 2200 के आसपास का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कई सारे रीजंस हमें राघवेंद्र यहाँ समझा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स और भी लेते हैं। कल हमने देखा संतोष जिस तरह से, और आईटी स्टॉक्स नहीं, इनफैक्ट आईटी स्टॉक ही सेवियर था शुक्रवार को भी बाजार में, और अब आप मिड कैप आईटी के कुछ काउंटर्स देखें, वहां पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। बिरला सॉफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, क्या यहाँ पर आज फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए? यस, बिरला सॉफ्ट की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, और फिर से एक माइनर करेक्शन के बाद फिर से तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहा है। इसने जो प्रीवियस स्विंग हाई लगाया था 536 के आसपास, कल उसको क्रॉस किया, तो संभावना है कि शायद ये आप और तेजी दिखाते हुए नजर आ सकता है। पहला टारगेट इसमें 560 रुपए का आ रहा है, और जो एक्चुअल टारगेट आ रहा है 583 रुपीज तक के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इस मोमेंटम को चेस कर सकते हो। अब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 530 रुपीज का रहेगा। ठीक है, बिरला सॉफ्ट हमने इसमें तेज़ी देखी है शेयर में, तो ये व्यू इस पर। बाजार खुलने में तकरीबन 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और जैसे कि संकेत मिल रहे थे ग्लोबल बाज़ारों से और अपने बाज़ारों के भी जो संकेत आ रहे थे, आप निफ्टी देखिए 19,777 पर ये ओपन होने की उम्मीद है, और यही वो लेवल है जिस रेजिस्टेंस की हम बातचीत भी कर रहे थे कि अगर इसको पार कर गया तो बाजार शायद और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 200-300 अंकों की तेज़ी और यहाँ से हो जाएगी। 19,777 पर निफ्टी की ओपनिंग होगी, 88 अंकों पर। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 300 अंक ऊपर, आधे % के आसपास की तेज़ी की पर शुरुआत की उम्मीद है। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल कदम ताल करके चल रहा है बाजार के साथ, और आधे % की तेज़ी वहाँ पर भी हो सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये शुरुआती देख रहे हैं कि प्री ओपन में 1 से 1.5% के आसपास के मूव से दिखा सकते हैं। अडानी पोर्ट्स में हमने परसों के सत्र में 5.5% के आसपास की कमजोरी देखी, कल 4% के आसपास की भरपाई हो गई थी। आज फिर से तेज़ी पर थोड़ी सी शुरुआत हम होते हुए देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स में। बाकी मेटल में, बैंक्स में मोमेंटम थोड़ा सा बने रहने की उम्मीद है। बाजार की शुरुआत हो गई है और ओपनिंग टेक्स आ गए हैं। 19,768 आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो जहां पर खुले वहां से थोड़े थोड़े से बाजार आप देखने की हल्के से नीचे आ रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर गया है, अब 225 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी बैंक में हो गई है। और इस वक्त अगर आप निफ्टी की तस्वीर देखेंगे तो बहुत अच्छी तस्वीर आपको दिखाई देगी। पार्टिसिपेशन है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा हो, कुछ स्टॉक्स के चलते इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा, क्योंकि
50 में से इस वक्त 45 शेयर आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। नतीजों से पहले टीसीएस में थोड़ी सी सुस्ती है, कल भी हमने हल्की सी सुस्ती देखी थी। और टीसीएस के साथ साथ हम देखेंगे ऑटो स्टॉक्स जो कल चल रहे थे। मारुति सुजुकी की हल्की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स की बात करें तो ब्रिटानिया, नेस्ले में हल्की सी हम कह सकते हैं नरमी पर शुरुआत होगी है। लेकिन आज लीडरशिप हम देखने की आ रही है डॉक्टर रेड्डी से। कल हमने देखा था थोड़ा स्टॉक नरम था, आज फिर से फोरफ्रंट पे आया है। 1.25% की मजबूती वहां पर है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी जारी है। कल हमने देखा था एक्सिस बैंक को चलते हुए, एक्सिस बैंक आज भी चल रहा है, 1% के आसपास की मजबूती है। एसबीआई में भी मोमेंटम बरकरार है, 1% की तेजी पर शुरुआत वहां हुई है। और अच्छे कुछ वेटेज वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें एलएनटी में आपको दिखेगा करीब करीब 1% के आसपास की मजबूती। ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, वहां पर भी तकरीबन 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। और इस वक्त निफ्टी में जो दो गिरने वाले शेयर आपको दिखेंगे, बहुत हल्की गिरावट है। सिर्फ ब्रिटानिया और कोल इंडिया हल्की सी नरमी वहां पर है। निफ्टी अब सेंचुरी लगा चुका है, 19,800 के भी पार निकलने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में 350 अंकों के आसपास की बढ़त, निफ्टी बैंक की जो बढ़त हो गई है वो हो गई है 350 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है पूरी तरह से इस वक्त बुल्स के फेवर में है। 1646 शेयर हरे निशान में और उसके मुकाबले 136 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। इंडिया विक्स आ गया है 11 के नीचे, 3% के आसपास की कमजोरी वहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन सिटी यूनियन बैंक जो कि कल वायदा बाजार का स्टार था, आज भी वहां पर मोमेंटम है, 3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। लेकिन बीओबी, जिसके बीओबी वर्ल्ड ऐप पर नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगी है, एक झटका लगा है, 3% की गिरावट पर शुरुआत यहां पर हम शुरुआती सत्र में देख रहे हैं। प्रियंका, मिड कैप्स में कहां पर नजर है आपकी? चलिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली अभिषेक, लेकिन एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकली दिख रही है बाजार में कि वो सारे निफ्टी में भी, लार्ज कैप में भी वो सारे लगातार जहां अब तक चाल धीमी रही है वो टॉप गेनर है। तो कहीं ना कहीं मनी तो मूव हो रहा है, आपको उस स्पेस में देखना होगा। मिड कैप की आपने बात की, मिड कैप में भी आपको अच्छी मूव जिन स्पेसेस में दिख रही है उसमें सोडा ऐश कीमतों की में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं तो टाटा केमिकल्स उससे इम्पैक्ट होता है और 3.5% इस बार टॉप गेनर आपको मिड कैप स्पेस में टाटा केमिकल्स दिख रहा है। उसके अलावा गैस काउंटर्स की आज हम सुबह भी बात कर रहे थे, वहाँ की एक स्ट्रक्चरल स्टोरी शिफ्ट हो रही है और जितने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स है इन्हें भी वॉच करेंगे। आईजीएल में आप देखें 2% के मूव है। हेल्थ केयर काउंटर्स, मेट्रोपोलिस के अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद भी और उससे पहले भी हमने देखा है हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, इनमें मूव है। तो आपको वहाँ मूव दिख रही है। वरुण बेवरेजेस वहाँ पर क्योंकि पेप्सी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट आया, डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ दिख रही है। वरुण बेवरेज क्योंकि वेंडर है, बॉटलिंग करता है, तो वहाँ पर आपको हर बार ऐसी न्यूज़ पे इम्पैक्ट दिखता है, 2% ऊपर। उसके अलावा बैंक्स में आपको, प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी मिड कैप में दिख रहे हैं। टाटा टीवीएस मोटर, जिस पर अभी हम एक डैम कैपिटल की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वहां पर 1.5% की तेजी है। थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है इस वक्त आपको रियल एस्टेट के कुछ काउंटर्स में। मिड कैप में प्रेस्टीज इस वक्त टॉप लूजर है, 1% की गिरावट, अच्छा खासा चल भी चुका है। और दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें सेल जैसे काउंटर्स पे, पीबी फिनटेक काउंटर्स हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव ही काम कर रहे हैं। कुछ मेटल्स के एल्यूमिनियम काउंटर्स पर अभी ज़्यादा रुझान नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको मिड कैप में, बैंक्स में, फिनेंस में, मीडिया काउंटर्स में। और क्योंकि आज सनटेक रियलिटी यहाँ पर भी एक रिपोर्ट आई, ये ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता एज रिलेटिवली टू अदर स्टॉक्स। आज यहाँ पर बड़ी मूव है 5.5% की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट क्लियर दिख रहा है। क्यूआईबी की न्यूज़, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वहाँ मूव दिख रही है। सुजलॉन 2-3 दिन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उस पर हो रही थी स्टॉक पे, आज अब फिर से रिबाउंड हुआ है, 3-3.5% की मूव है। एमसीएक्स में आज भी तेजी है, 2%। अब तो न्यूज़ कंफर्म हो गई और मेजर ऑफ द मूव देखने को मिली है, तो थोड़ा सा आपको और सॉफ्टनेस आपको स्मॉल कैप में दिख रही है, शोभा डेवलपर जैसे काउंटर में। लेकिन अब क्विकली एक बार ये समझ लेते हैं आज के ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। कुछ बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड क्या होंगे? देखिए यहाँ पे जीपीआईएल गोदावरी पावर जो स्टॉक है, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा रिबाउंड आते हुए देखा है। अब स्टॉक अपनी 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम बढ़ सकता है। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें तो आप 625 और 640 के 2 लेवल्स हैं, इनको अपना टारगेट लेके चलें। स्टॉप लॉस जो है ये 599 पे लेके चलें। ठीक है, जतिन आपके क्या होंगे ओपनिंग ट्रेड? देखिए, मेरे को लगता है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी जारी है ऊपर की तरफ में। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो मेरा कल का जो आज का पिक होगा वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम और भी बढ़ना चाहिए, तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक।
ओपनिंग ट्रेड संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, जैसा आपने हाईलाइट किया कि टाटा केमिकल आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द सोडा प्राइसेस, तो टाटा केमिकल तो ऑलरेडी 3% से ज़्यादा चल चुका है, लेकिन मेरी नज़र दीपक नाइट्राइट पे इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अच्छे डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टॉक आपका 2130 का लेवल क्रॉस करेगा, ऊपर में शायद हमको 2180-2200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पर खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 2085 का, ऊपर में पहला टारगेट 2130, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2180 का। सोनी, आप सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स इतना परफॉर्म नहीं करे, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, जिस पे अभी हम बात भी करते हैं, वहां एक ब्रेकआउट था, उसमें मूव है। आपकी नजर इस वक्त कहाँ है? गोदरेज प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा, बट पोजिशनली अच्छा होगा। ओके, ओपनिंग ट्रेड मेरा रहेगा टाटा मोटर्स 50 के टारगेट्स के लिए। ओके, टाटा मोटर्स पर आप खरीदारी करने की यहाँ सलाह देंगी। टारगेट क्या आपने बताया, एक बार बताएंगे प्लीज फिर से सोनी? 650 का टारगेट रहेगा। ठीक है, सुमित करेगा ओपनिंग ट्रेड। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? सुमित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, डॉक्टर रेड्डीज पे यहाँ पे ध्यान रखिए, परसों के सेशन का जो हाई था वो अच्छी तरह से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस 5560, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 5510 का, फॉर द टारगेट ऑफ 5630 एंड 5690। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी करने की सलाह। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। सनटेक रियल्टी अब आ चुका है 7% ऊपर ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद। जेफरीज ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, 415 से बढ़ाकर 555 का टारगेट अब ये देख रहे हैं, और 6% की मजबूती है इस वक्त इस स्टॉक में। कोई ट्रेड देख रहे हैं आप सनटेक रियल्टी में? देखिए, ओवरऑल पैक में तो डेफिनेटली एक तेजी है ही, उसका बेनिफिशियरी ये है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 450 के जो रेजिस्टेंस जोन थे, इसके ऊपर निकला है। अब मोमेंटम इंडिकेटर पे हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश ट्रेड लेना चाहें तब भी इट नॉट बी अ बैड आइडिया। यहाँ पे आपके जो पहला टारगेट है ये 490 का होगा, दूसरा टारगेट है 505 का, और स्टॉप लॉस जो है आज के दिन का जो लो है करीब 460, थोड़ा सा डीप हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और पास में आप चाहें तो 465 के आसपास रख सकते हैं। तो मोमेंटम इसमें अभी आपको लौटते हुए दिखेगा, ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह स्टॉक में। आईटीआई आज फिर ये स्टॉक ऊपर है और करीब 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। आईटीआई का शेयर लगातार हम इस स्टॉक में अच्छी तेजी देख रहे हैं, 3.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर सोनी, क्या व्यू बन रहा है आपका आईटीआई में? मौजूदा स्तर पर भी क्या कोई एंट्री देख रही हैं आप? ओके, चलिए, सोनी से संपर्क टूट चुका है। संतोष, आप सलाह दीजिए आईटीआई पर। कुछ दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और आज भी ये मोमेंटम जारी है, तो मेरे हिसाब से अब इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। आप ऐसे कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आज के लो 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 208 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ऊपर के जो टारगेट आ रहे हैं 275 रुपीज का पहला टारगेट आ रहा है पोजिशनल बेसिस पर, और शायद 300 की ओर भी जाने की कोशिश करें। सो फॉर द इंटरडे 225 का स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट रहेगा आपका 250 रुपए का। आईटीआई तेजी बरकरार है, 228 रुपए पर यह शेयर पहुंच चुका है, 3% के आसपास की तेजी है, लेकिन 250 रुपए तक जाने की क्षमता है। पिछले महीने इन्होंने स्मैश नाम से जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, उसके बाद से ही शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। और इटिनो स्वदेश ने बार बार आपको हाईलाइट करके ये शेयर बताए भी हैं। लोअर लेवल्स पर जहां पर आपको बताया गया होगा, वहां से अच्छी कमाई के मौके इसमें ज़रूर बने होंगे। लेकिन रियल इस्टेट स्टॉक्स में लगातार हम देख रहे हैं कि तेज़ी जारी है, और ख़ासतौर से जो छोटी रियल इस्टेट स्टॉक्स हैं, सनटेक को तो हम हाईलाइट कर ही रहे थे, इसके अलावा ओमैक्स में करीब 7% के आसपास की तेज़ी है, और ये शेयर निकल गया है 80 रुपये के भी ऊपर। सोनी, ओमैक्स, क्योंकि इन्होंने एक ज़मीन भी खरीदी थी 200 करोड़ रुपए के आसपास की, वहाँ पर ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन शेयर चल बहुत चुका है। क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते रहें
या फिर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने वो बेहतर होगा? सोनी जी, ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सुमित, आप जरा राय बताइए ओमेक्स के शेयर पर। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे भी जब आप देखेंगे एक ओवरबॉट सिनारियो पे यहाँ पे स्टॉक खड़ा है। और जब आप देखेंगे तो पिछली बार जो स्टॉक को जो लेवल्स हैं दिसंबर 2022 उसी के करीबन स्टॉक ने अपना हाई बनाया है। तो मेरी यहाँ पे बिल्कुल आपने जैसे बोला एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। आप न्यू एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। ओवरऑल अगर नियर बाय 70 के प्राइसेस पे आपको यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री मिल रही है, वहां पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओमेक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आज केमिकल स्टॉक्स में निश्चित तौर पर अच्छी आज एक्शन हम देख रहे हैं। दीपक नाइट्राइट हो, टाटा केमिकल हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, ये आज फ्रंट लाइनर से यहाँ पर हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट अतुल लिमिटेड का भी शेयर हमें 1.5% ऊपर दिख रहा है। कुछ केमिकल में कुछ और मौके आप हाईलाइट करेंगे, कहीं ट्रेड के मौके बन रहे हैं आज के लिए? कुछ ठीक है। संतोष इस पर केमिकल स्पेस में कहीं और मौके आपको दिख रहे हैं? जी अभिषेक, मैंने एक तो दीपक नाइट्राइट हाईलाइट किया था, उसके अलावा आज भसीन जी सर ने भी आज एसआरएफ को हाईलाइट किया था, तो एसआरएफ पे भी नजर रख सकते हैं, वो स्टॉक पे आउट परफॉर्म कर सकता है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा, नवीन फ्लोरिन का स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है कुछ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज, बट अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3690 का। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है तो 3900 से 4000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। की रैली आप नवीन फ्लोरीन पर देखते हैं। ठीक है, आज केमिकल और एग्रो केमिकल इन स्टॉक्स पर अच्छी मूव है और हम देख भी रहे हैं उन स्पेसेस से आपको स्टॉक पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दी भी हैं। नवीन फ्लोरीन पे भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। संजीव बसीन टाटा चंबल फर्टिलाइजर भी देखे गए थे। संतोष टाटा केमिकल्स पर भी बुलिश हैं, तो इस स्पेस पर आप नजर रखें। दीपक नाइट्रेट भी इनफैक्ट अभी वो थोड़ी देर पहले ओपनिंग ट्रेड बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच आरती इंडस्ट्रीज को भी ऐड कर लें क्या संतोष साथ में? ये स्प्रिंग का आरती और अतुल का भी चार्ट तेजी का ही लग रहा है, तो इसमें भी आप प्ले कर सकते हो। आरती इंडस्ट्री की बात करें तो इसने बहुत अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है क्योंकि इस स्टॉक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो जैसे ही इसका 20 डे मूविंग एवरेज 500 रुपए का है और वहीं ओपन इंटरेस्ट भी है, तो जैसे ही 500 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एज ए डे ट्रेडर हो तो आप 500 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो, और पोजिशनल ट्रेडर हो तो 500 के ऊपर निकलता है तो और पोजिशन को एड कीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर फिर अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। नीचे 480 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। सुमित, टीवीएस मोटर पर जिस तरह की मूव दिख रही है, रिपोर्ट्स पे आई हैं और ये स्टॉक चल रहा है पिछले 2-3 दिन से 1-1.25% की तेजी है अभी। क्या एक ट्रेडिंग रेंज के लिए, किस ट्रेडिंग रेंज के लिए इसमें एंटर करना चाहिए इमीडिएटली अगर कोई करता है तो? मैं यहाँ पे वेट करूंगा थोड़ा सा। देखिए आप एक रिजेक्शन एरिया की तरह आप देख सकते हैं 1540 से 1550 की लेवल। आज भी देखिए ओपनिंग में जो लेवल्स पे ओपन हुआ था 1570, अब ये स्टॉक 1550 पे है। सो वेट फॉर द क्लोजिंग फॉर द फ्रेश एंट्री अबव द लेवल्स ऑफ 1550। हमारे साथ जुड़ी थी सोनी, वापस आती है तो उनसे बात करते हैं। थोड़े से लॉन्ग्स तो अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इस वक्त एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनसे समझते हैं कि देखिए गेंस तो इरोड हो रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंड इस पर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या गैस काउंटर्स में एमजीएल जैसे काउंटर्स को ऐड किया जा सकता है? हमारे सुमित बताएं। देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर की जब आप देखेंगे तो जो 4-5 सेशन पहले एक बड़ी सी तेजी दिखी थी, लेकिन अपना जो प्रीवियस हाई था, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 1140, वहीं से स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला था और पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो बिल्कुल जिनके पास है वो होल्ड रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 1080 का। लेकिन फ्रेश एंट्री जिनको लेनी है आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए 1140 का। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, मेरा एक्सपेक्टेशन है एक 1200 और 1246, ये 2 टारगेट्स के लिए आप बने रहिए। ठीक है, तो ये है राय महानगर गैस पर। इस बीच बाजार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मार्केट ब्रेथ काफ़ी शानदार है और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 7-8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हर निशा में कारोबार कर रहे हैं। तो बेहतरीन मार्केट ब्रेथ
मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक निफ्टी स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, कोल इंडिया जो कल का था टॉप गेनर, 52 वीक हाई टच किया और हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट की भी बात की जा रही थी कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से। आज वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 0.5% नीचे कोल इंडिया का स्टॉक कारोबार कर रहा है। जतिन, क्या व्यू बन रहा है आपका कोल इंडिया पर? राइट, सोनी जुड़ चुकी है हमारे साथ। सोनी, क्या व्यू बन रहा है आपका कोल इंडिया पर? जी, कोल इंडिया हम देखिए ब्रेकआउट दे चुका है और मेरे ख्याल से इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चरली टेक्निकल चार्ट्स पे और लॉन्ग टर्म पोजीशंस बने हैं। सो कोल इंडिया यहाँ से पोजिशनली हम देखेंगे तो 340 के तरफ जाने की तैयारी में काफी है। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी डिप मिलता है अराउंड 300 295 इस रेंज में, तो इसमें जरूर एंटर करना चाहिए। 290 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो उसी स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। 340 का इसका पोजिशनल टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है व्यू कोल इंडिया पर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक बार आपको दिखा देते हैं। कंपनी ने QIB को मंजूरी दे दी है, 260 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना है। स्टॉक 8% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 290 के पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का स्टॉक। राघवेंद्र, कैसे क्या व्यू बन रहा है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर इन स्तरों पर? एक इसमें हैंगओवर था लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, जो इसका इटली का एक टेक ओवर हुआ था और वो प्लांट के प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ था। वो हैंगओवर अभी काफी हद तक निकल गया है। तो और एक मैनेजमेंट चेंज भी हुए थे इसमें कुछ, वो सारी चीजें पीछे चली गई हैं। तो यहाँ से एक जो स्टॉक पिछले 6 महीनों में थोड़ा सा लल में था, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में था, वो अभी एक कैचअप प्ले होगा। तो यहाँ से एक आज काफी स्टॉक अप है, 290 का प्राइस है। बट हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो 350 का टारगेट बनता है, जो कि तकरीबन 20% का अपसाइड रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक डॉलर स्ट्रेंथ से भी गेन करेगा, एक एक्सपोर्ट स्टॉक है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो एक बाय रिकमेंडेशन है 20% अपसाइड के लिए, 350 के टारगेट के लिए। ठीक है, 20% अपसाइड, 350 रुपये टारगेट लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए। बाजार की अगर हम स्ट्रेंथ की आज बात करें तो अब 118 अंक ऊपर है निफ्टी, 19,800 के स्तर को पार करके, यानी कि अगर आप परसों के सत्र से अगर आप जोड़ेंगे ना तो तकरीबन 325 अंकों के आसपास की रिकवरी बाजार में आ चुकी है। एक बढ़िया स्ट्रेंथ और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद शानदार है। 300 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक और आज फिर से निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का काम कर रहा है HDFC बैंक, ICICI बैंक। और आज वहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है दोनों ही शेयरों में, हालांकि आधे % के आसपास की तेजी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि HDFC बैंक ने 2 सत्र में धीरे धीरे करके अभी ऊपर आने के संकेत दे रहा है। ऊपर आने के साथ साथ स्थिरता के भी संकेत है और बाजार को ये चीज पसंद आएगी। रिलायंस के शेयर की अगर हम बात करें तो 2300 रुपए के स्तर के बाद वहां पर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मजबूती बन रही है और जहां पर शुरुआत हुई थी वहां से ये शेयर थोड़ा सा ऊपर आए हैं। 2320 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो वो स्टॉक्स जो बाजार को कहीं ना कहीं दिशा देते हैं और दिशा देने के साथ साथ कहीं भरोसा भी देते हैं, वो चल रहे हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। वेटेज के लिहाज से भी ये ठीक ठाक स्टॉक्स हैं। IT की बात करें तो इन्फोसिस, नतीजे इसके कल आएंगे। आज शेयर चल रहा है। विप्रो में भी करीब करीब 1% के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं और ऑटो में टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में हम तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। HDFC बैंक पर जरा आप व्यू दीजिए सोनी, क्योंकि 1500 रुपए के जब नीचे थोड़ा सा फिसला था, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन वहां पर ना तमाम लोगों की ये राय थी कि बिल्कुल सही भाव पर है वैल्यूएशन के लिहाज से। अगर किसी को ट्रेड वाले एंगल से भी सोचना हो शेयर को, तो क्या ये ठीक है और कहां तक शेयर को आप जाता हुआ देख रही हैं? जी, HDFC बैंक में अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो 1560 1560 इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो ही इसमें एंटर करना चाहिए। नीचे की तरफ हालांकि इसका एक सपोर्ट अभी बना हुआ है 1520 और 1500 इस बैंड में। पुट राइटर्स थोड़े से अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं 1500 पुट में, बट मेरे ख्याल से इसमें तभी स्ट्रेंथ आएगा जब थोड़ा सा 1560 के ऊपर निकालता है। तो तब तक के लिए ये एक नो ट्रेडिंग जोन में रह रहा है एंड 1560 के ऊपर निकालते ही वो दोबारा 1600 1620 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो जब तक वो क्रॉस में होता है तब तक अवॉइड कीजिए, कॉशियस व्यू लीजिए एंड इसको वेट एंड वॉच कीजिए।
ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू 1560 इस पर नजर रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स पर में भी ठीक ठाक तेजी है, खासतौर से मिड कैप सीमेंट में इंडिया सीमेंट की बात कर लें या फिर डालमिया भारत, वहाँ पर हम तेजी बनते हुए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इंफ्रा अगर शेयर चलेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले अगर शेयर चलेंगे, तो सीमेंट वाले अपने आप चलेंगे, क्योंकि उनसे बिल्कुल जुड़ा हुआ ही ये सेगमेंट है। ये सीमेंट में आज की जो तेजी हो रही है स्टॉक्स में, संतोष जी कहीं ट्रेड के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं? ये सीमेंट काउंटर की बात करें तो मुझे रामको सीमेंट अच्छा लगता है। वो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, 950 के ऊपर टिक रहा है। तो ये इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। 1000 का मुझे टारगेट नजर आ रहा है। नीचे आप इसमें 945 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है व्यू सीमेंट स्टॉक्स पर। इस बीच हम देख रहे हैं कुछ और भी स्टॉक्स में यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें इंडियन होटल्स में भी एक अच्छी बाइंग नज़र आ रही है शेयर पर। कुछ क्या व्यू बन रहा है आपका इंडियन होटल्स में, या फिर और कोई होटल स्टॉक्स जो अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है सीमेंट स्पेस में। अरे होटल आनी थी वर्ल्ड कप और इन सब के तहत वो ऑलरेडी आ चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अब हो सकता है कि कंसोलिडेशन मोड में चले जाएं। बायस हालांकि यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, बट मैं कहूंगा कि इनको अब फिलहाल थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आप ट्रेड करें। अब जहां तक इंडियन होटल्स की बात है, देखिए फिलहाल अपने जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक हेल्दी साइन है। यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो 430 एंड 438 के जो दो लेवल्स हैं इनको अपना टारगेट बना के चलें। स्टॉप लॉस जो है ये मेरा रहेगा 415 के पास। ठीक है, तो 415 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। यूग्रो कैपिटल अब 5% ऊपर आ चुका है और स्टॉक को हम सुबह भी हाईलाइट कर रहे थे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट आए हैं कंपनी की तरफ से, इस वजह से यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। सुमित, आपसे समझना चाहेंगे यूग्रो कैपिटल क्या अभी भी एंट्री लेने के मौके हैं या फिर छोड़ दे? क्योंकि शुरुआती सेशन में ही स्टॉक अब 5.5% ऊपर आ चुका है। क्या करें स्टॉक में? जी, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक ने जो 320 का हाई बनाया था उसके बाद स्टॉक यहाँ पे नीचे आया 269, और आज भी जो गैप अप हुआ है वो अभी भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, कोई फ्रेश एंट्री के तो वेट नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 270 को मेंटेन करके रखिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये फिर से नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग और भी जा सकती है। ठीक है, यूग्रो कैपिटल को लेकर ये व्यू। लेकिन एक बार निफ्टी की बात कर लेते हो। निफ्टी पर ना एक बार फिर से एक राय लेते हैं। 19,800 के ऊपर ये निकल गया है। संतोष जी, आपसे हम सुबह के सत्र में बातचीत कर रहे थे और 20 डी में जो कि 19,778 का जो लेवल था उसकी चर्चा भी कर रहे थे। कम से कम फिलहाल वो पार करता हुआ दिख रहा है। देखना ये होगा कि क्या क्लोजिंग बेसिस पर भी उसके ऊपर कि आज हम ऊपर के लेवल देखते हैं। लेकिन 19,800 तो पार अभी दिख रहा है। अभी किसी को अगर मान लीजिए कुछ नया ट्रेड करना हो, जिसको ये कन्विक्शन आ गया हो कि ठीक है कि ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है बाजार को और दिक्कतें नहीं पहुंचाएंगी, 300 अंकों के आसपास की रिकवरी बाजार में ऑलरेडी आ गई है, क्या आपको लगता है कि फ्रेश ट्रेड भी इनिशिएट करना है या फिर थोड़ा सा अभी ठहर जाना चाहिए? निफ्टी ने एफर्टलेसली 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उस हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग का चांस बनता है। अभी निफ्टी में भले ही 125 पॉइंट प्लस है, बट प्रोबेबिलिटी है जिस हिसाब से मोमेंटम में शायद और तेजी बनती दिखे, तो आज के लो के स्टॉप लॉस से रिस्क लेके मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि संभावना अब जो टारगेट बन रहे हैं ऊपर में 20,000 तक जाने के बन रहे हैं, तो आज का लो स्टॉप लॉस लगा के रिस्क लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी जैसे ही 45,000 का लेवल क्रॉस करेगा, अभी हालांकि हम उससे थोड़ा सा दूर है, वहां पर बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनेगी। आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के चलते शायद थोड़ा सा साइडवेज मूव हो सकता है। निफ्टी पे ही फोकस रखना चाहिए। आज के लो का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में पहला टारगेट आपका 19,880 रहेगा और वो क्रॉस होता है तो हम 20,000 की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में, पावर यूटिलिटीज़ में ठीक ठाक एक्शन है। एचबीएल पावर करीब 6% ऊपर है। 2-3 दिन की थकावट के बाद फिर से सुजलॉन चलने की कोशिश कर रहा है। 5% की तेज़ी आज हम सुजलॉन के शेयर में देख रहे हैं। हालांकि 29 रुपये के स्तर हमने देखे थे, फिर वहाँ से ये शेयर थोड़ा सा नीचे आया था सुजलॉन का। राघवेंद्र जी, सुजलॉन एक समय था कि मतलब भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे सुजलॉन के कि आगे क्या करेगी कंपनी, लेकिन हाल फिलहाल के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और शेयर भाव को देखें
तो थोड़ा थोड़ा कन्विक्शन हमने शेयर पर आ रहा है और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल स्पेस में सरकार का भी फोकस है। आगे जाकर निश्चित तौर पर ये सेगमेंट थोड़ा सा बजिंग होगा। सुजलॉन, आपको लगता है कि अब ये स्थिर हो चुका है और सिर्फ ट्रेड वाला शेयर नहीं है, इसको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के साथ भी ले सकते हैं? डेफिनेटली, जो आपने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अभी फोकस रहा है और इसका इमीडिएट बेनिफिशियरी सुजलॉन रहेगा। और ये स्टोरी कोई एक महीना या एक क्वार्टर की नहीं है, आने वाले 3 साल तक ये डेफिनेटली अपबीट रहेगा। तो सुजलॉन एक पोजिशनल बाय बनता है। इन प्राइस पर भी काफी थोड़ा रनअप हुआ है, बट जो स्टोरी है इसमें काफी बड़े पॉजिटिव्स हैं। एक मैनेजमेंट चेंज की जो बात है वो एक ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है और वो धीरे धीरे आउट परफॉर्मेंस और क्वार्टरली नंबर्स में दिखेगा। इसकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी रोबस्ट होती जा रही है। स्टॉक पहले जितना प्राइस एक्शन वाइज इतना वोलेटाइल नहीं रहा है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स पे ये अभी एक सेफर स्टॉक है। जो पहले 1 साल पहले जो सुजलॉन के बारे में कहा जाता था या मैथमेटिकली जो इसकी हाई वोलेटिलिटी थी वो अभी नहीं रही है। तो मैनेजमेंट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑर्डर बुक अब बूस्ट, इन सभी को चलते ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। 100% अपसाइड भी पॉसिबल है अगर आप इसको 18 महीने से 2 साल की अवधि के लिए लेते हैं। तो ये एक डेफिनेट बिग आउट परफॉर्मेंस टू द ओवरऑल मार्केट रहेगा। सुजलॉन बाय एट करंट लेवल्स। ठीक है, मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह है सुजलॉन को और समय देंगे आप इसको तो ये रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। लेकिन सोडा एश वाली जो खबर आई थी उसके दम पर हम देख रहे हैं कि जो शेयर चल रहे हैं, GHCL में अच्छी तेज़ी है, ये शेयर ऊपर है। DCW में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 6-7% के आसपास की तेज़ी दिखेगी। एक प्रोमिनेंट ये कंपनी है। अगर पर्टिकुलरली हम इस स्पेस की बात करें तो DCW 7.5% ऊपर है और जो शुरुआती गेंस है मतलब उसको बिल्कुल इरोड नहीं किया है, उसको टिका के रखा है शेयर ने। इसमें सुमित जी क्या व्यू होगा आपका DCW को लेकर? जी, चार्ट स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है। जो लास्ट अभी रिसेंट लो बना था स्टॉक का दैट वाज नियर बाय द 53 और वही अपना 50 डे का मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है। तो पॉजिटिव मोमेंट है, बिल्कुल आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। जो हाईएस्ट डे क्लोजिंग आया था दैट वाज ऑन द 14th ऑफ सितंबर और आज जो प्राइसिंग है वो उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक यू बॉटम कवर कर दिया है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 53 का एंड नेक्स्ट टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इज नियर बाय द लेवल्स ऑफ 69, दैट मींस 69 to 70। तो यहाँ से 10 से 15% का जो मूव है बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, के मूव्स आपको DCW के शेयर में भी दिख सकते हैं। आज खबर आई थी कि सरकार ने RBI ने इनफैक्ट सरकारी NBFCs को भी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का फैसला किया है। PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो अगर देखा जाए तो थोड़ी सी सख्ती बढ़ेगी, लेकिन आप शेयरों को देखेंगे तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि इतनी हेल्दी इनकी बैलेंस शीट है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। REC को देख लीजिए, शेयर ऊपर है। PFC मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट IFCI के शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। करीब करीब 3% के आसपास की तेज़ी IFCI के शेयर में भी है। और ये जो 20-30 रुपए की रेंज वाले शेयर है ना, इसमें आपको ठीक ठाक हरकत दिखेगी। IFCI क्योंकि ये काफ़ी चला हुआ शेयर है, 10 रुपए से नीचे का भाव था, एक तरह से पेनी स्टॉक हो गया था, वहाँ से स्ट्रेंथ इसमें आई। राघवेंद्र जी, IFCI में भी आपको लगता है कि एक आकर्षक बेट हो सकता है अगर इसको भी समय दिया जाए तो? जैसे कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि PSU स्टॉक्स को पार्लियामेंट में जाके बोला है कि PSU स्टॉक्स लॉन्ग कीजिए, तो वो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। ओवरऑल NBFCs काफी अच्छा कर रहे हैं, इसके चलते भी एक इसमें बुलिश अंडर करंट रहेगा। तो ये बहुत PSU स्टॉक्स जो 10 साल का जो पूरा इसका स्लो डाउन था, अंडर परफॉर्मेंस था, उनसे सबसे उनका एक कैचअप प्ले चल रहा है। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर रखते हैं तो ये स्टॉक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और प्राइस वाइज भी काफी आउट परफॉर्मेंस करेगा। तो 24 रुपए के प्राइस पर भी IFCI में एक बाय बनता है। IFCI में खरीदारी करने की सलाह। अब
समय है ऑप्शन की रणनीति जानने का और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ नीलेश जैन मौजूद है फोन लाइन पर। नीलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? वेरी थैंक यू पूजा जी। देखिए मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेहतरीन है और जिस हिसाब से नीचे तरफ से निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। तो भारतीय एयरटेल ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमें लगातार स्ट्रेंथ दिख रही है, लगातार ऑल टाइम हाई लेवल्स यहाँ पे छूता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ काफी मजबूत है यहाँ पे, इसलिए 960 का कॉल ऑप्शन जो 8.5 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 8.5 से 9 की रेंज में इसे खरीद के चलना है। 5.5 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 14.5 का होगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो शायद ये 18 और 20 रुपए तक की ओर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए 14.5 का पहला टारगेट को ध्यान में रखे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो जो रेट निकल के आ रहा है वो है 2850 का, 2850 के रेट से अपसाइड में रिवॉर्ड बन सकता है 5700 का। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल हमें अच्छा लग रहा है। 1000 तक के अंडरलाइन में टारगेट हम अक्टूबर सीरीज में यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए 960 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलेश ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो भारतीय एयरटेल 960 की कॉल खरीदे 8.5 रुपए पर, अधिकतम मुनाफा इसमें 5700 रुपए का मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। जितने भी युद्ध होते हैं उसका कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में जो है बाजार को नहीं इम्पैक्ट करता है। इस युद्ध का कोई असर नहीं होने वाला भारतीय शेयर बाजार पे। तो जो लोग भी बार बार पैनिक कर रहे हैं ये होगा वो होगा, आप उनकी बातों में मत आइए। ये लब्बो लुबाब इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा था कि यहाँ से बाजार में रिकवरी ही देखने को मिलेगी। जैसे बाजार ने पूरी चिंताओं की छटा को छांट दिया है। बाजार का मूड, माहौल, सब कुछ आज ऐसा लग रहा है कि कल कुछ जैसे हुआ ही ना हो। डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी कर रहा है कारोबार। तो सेंटिमेंट जब कमजोर थे, जब बाकी चैनलों पे आपको डराया जा रहा था, ईटीनो स्वदेश ने आपकी हैंड होल्डिंग की, आपका दोस्त बन के, आपका मददगार बन के और तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बिल्कुल हमने सटीक सलाह दी। 19,500 के नीचे गया था निफ्टी, वहां से क्या कमाल का रिबाउंड हम देख रहे हैं और अब परसों के स्तर से करीब 350 अंक ऊपर आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 150 अंकों की शानदार तेजी आज के सत्र में और सिर्फ 2 शेयर निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और वो गिरावट भी नहीं कहेंगे, उसको आप प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोल इंडिया में कल हमने धमाकेदार तेजी देखी और आज हल्की सी मतलब 1% से भी कम की नरमी पर कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट से भी पूरा का पूरा सपोर्ट है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाली स्टोरी, सीमेंट वाली, स्टील वाली आज भी वो चल रही है। अल्ट्राटेक में 1.5% के आसपास की तेजी है, HUL में करीब 1.5% के आसपास की हम मजबूती देख रहे हैं। बाकी IT में नतीजों से पहले इन्फोसिस चल रहा है, विप्रो में हम तेजी देख रहे हैं, जो कि क्रूड के में उछाल की आशंका थी, क्रूड उछला भी, लेकिन कहीं ना कहीं 87-88 की रेंज में आकर फिर से स्थिर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि OMCs भी फिर आगे आ रहे हैं, BPCL HPCL के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के एक और दिग्गज वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंचकर। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सर, शुरुआत उसी से करेंगे। आपने जो रिपोर्ट दी है, वेंचुरा की जो रिपोर्ट आई है रेलिगेयर को लेकर, इनिशिएट की है बाय रेटिंग के साथ, टारगेट दिया है 24 महीने में 471 रुपए का। तो क्या हम मान के चलें कि अब ये कन्विक्शन आ गया है, जो बुरा दौर था वो बीत गया है और यहां से तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए? 237 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की सर वजह क्या है, पहले तो ये बताइए आप। कि इसमें 2 चीजें, 2014-15 में वो रैनबैक्सी ग्रुप के साथ तकलीफें चालू हुई। अभी क्या हुआ है, मार्च में इनकी सेटलमेंट हो गई सारी विद द बैंक्स, तो इन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट कर दिए और अभी एक ही बैंक के साथ रिजॉल्व करना बाकी है और इनकी जो बुक है ना काफी ड्रॉडाउन हो चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया ना, इनकी जो केयर लाइफ इंश्योरेंस
कंपनी है, इसको जिस तरह से इन्होंने ग्रो किया है, एंड ये अभी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, 5 साल से प्रॉफिटेबल है। और अभी हमें लगता है कि ये दौर जो केयर का है वो चलता रहेगा, पॉजिटिव ही चलता रहेगा। और अगर आप केयर के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम देखेंगे 4500 करोड़ के आसपास है, वो हमें लगता है कि आगे जाके 8000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एंड इसमें ना काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। इसके टोटल एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, इसके जो सॉल्वेंसी रेशियो है बहुत सही है, और हमें लगता है कि इनकी मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव होंगे। तो अगर ये बिजनेस अच्छी कर रही है, और अगर आप देखोगे इनकी जो बाकी के जो 3 सब्सिडरीज है, जैसे एनबीएफसी एसएमई लेंडिंग के लिए, उसके भी 1000 करोड़ के नीचे इनकी बुक है अभी, और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी 50% के ऊपर है। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो वो भी 1000 करोड़ के नीचे है, और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी 100% के ऊपर है, और ब्रोकिंग का रेवेन्यू बहुत कम हो चुका है। और इसके बावजूद हमें क्या लगता है कि कंपनी ने का जो बेस है अभी, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। प्रमोटर ने नए पैसे डाले हैं, प्रमोटर यानी कंपनी ने प्लाउबैक किए ना इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कैपिटल रेज किया है, और बर्मन्स ने आके रेलिगेयर में स्टेक लिया है, और उन्होंने ओपन ऑफर किए है। तो ये जो 235 का भाव है, हमें लगता है कि फ्लोर है, यहाँ से ज्यादा नीचे जाएगा नहीं शेयर। और यहाँ से हमें लगता है कि आपकी जो टोटल इनकम है कंपनी की, यहाँ से 4676 के आसपास की है, जो आपको 8100 तक पहुंच जाएंगी इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। आपकी प्रॉफिट एबिटा डबल हो जाएगा, और आपका नेट प्रॉफिट बहुत हेल्दी हो जाएगा, 565 करोड़ का हम एक्सपेक्ट करें 3 साल में। और आपकी जो आरओई और बाकी के रिटर्न रेशियोज बहुत पॉजिटिवली बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि ऑन सम ऑफ द पार्ट्स बेसिस आपको 14 टाइम ये कंपनी मिल रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ से इसका वैल्यूएशन भी डबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है, और हमें लगता है कि ये दिस कंपनी डिजर्व्स टू गेट इट्स प्लेस इन द सन। वैल्यूएशन डबल हो जाएंगे, भाव भी आपने जो रिपोर्ट में दिया है वो बिल्कुल डबल है, यहाँ से 470 का 2 सालों में। और जब हमारे साथ रश्मि सलूजा लगभग 6-8 महीने पहले जब जुड़ी थी, तब उन्होंने ये सारे रीजंस बताए थे, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, तब 250 के करीब ये स्टॉक था, और अच्छी खासी वन साइड मूव हमने रेलिगेयर के स्टॉक में देखी है 18 हाउस स्वदेश पे। विनीत, लेकिन आप जो वैल्यूएशन की बात करें ना, अब कहीं ना कहीं कंपनी को भी लग रहा है कि उन्हें कम आंका गया है। इनफैक्ट एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आज कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया, ये ऐसी खबरें आ रही हैं, और जिसमें वैल्यूएशन की बात की जा रही है। हालांकि ओपन ऑफर की बात आ चुकी है, स्टेक की बात आ चुकी है, लेकिन अभी रेगुलेटरी अप्रूवल मिले नहीं थे। अगर वैल्यूएशन री रेटिंग का एक केस बनता है तो किसे फायदा मिलेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को? नहीं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि बर्मन्स ने जो होल्डिंग कंपनी में स्टेक लिया है, राइट, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज आपकी होल्डिंग कंपनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी की आप देखोगे तो उधर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है डायरेक्टली, बट आपको एक प्रोमोटर चेंज हो रहा है तो आपको रेगुलेटरी परमिशन लेनी पड़ेगी। बर्मन्स का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और हमें लगता है वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि इनको परमिशन नहीं मिलेगी। और ये जो ओपन ऑफर हुआ है उसमें शेयर होल्डर को काफी फायदा भी है। अगर उन्होंने पहले शेयर लिए तो वो इधर दे सकते हैं, या अगर वो होल्ड करे तो उनको और बेहतर फायदा होगा, क्योंकि फिर बर्मन्स को अगर उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलती है तो उनको आके मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत ये समझाने के लिए हमें। और विनीत अपने उसी रिपोर्ट पर उसी टारगेट को फिर से एक बार रिट्रीट कर रहे हैं, 471 का टारगेट अगले 2 साल में, और कई सारे बड़े ट्रिगर्स, क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम पेमेंट, और चारों ही कंपनियों के लिए जो रोड मैप हमें यहाँ पे रश्मि सलूजा भी बात करके गई थी कि आगे के लिए रोड मैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। उनके जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एसएमई लेंडिंग हो, ब्रोकिंग हो, इंश्योरेंस हो, और अफोर्डेबल हाउसिंग में तो अभी फिलहाल टेलविंड्स भी दिख रही हैं।
तो विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से बाजार का रुख करते हैं और अच्छी तेज़ी, बड़ी तेज़ी आपको दिख रही है। आप 19,800 के ऊपर इनफैक्ट टिके भी हुए हैं और क्या ये अब तेज़ी और बढ़ सकती है? क्योंकि हम 19,600 और 19,800 के बीच कुछ एक रेंज की बात कर रहे थे। कल भी हमने देखा कि 19,700, 750 इनकी कॉल्स में अच्छी स्ट्राइक्स में अच्छी कॉल बाइंग भी देखने को मिली है। बेस आपका ऑलरेडी 600, 650 पे बना हुआ है। क्या अब यहाँ से और फर्दर लेग अप दिख सकता है? निफ्टी पर क्या राय होगी इस वक्त? प्रियंका, आई थिंक सुबह का जो हमने ओपनिंग कमेंट दिया था उसमें शायद कुछ ऑडियो इशू था। आई थिंक देखिए, मंडे को जब मार्केट्स फॉल हुए थे तब मेरा पहला कमेंट यही था कि 19,500 अगर होल्ड करता है तो यहाँ से निफ्टी में एक नियर टर्म बॉटम देखने मिलेगा और हम एक रिबाउंड करेंगे। अब प्रिसाइसली वही होता हुआ नजर आया है। अब जो दूसरा पार्ट ऑफ द कमेंट था वाज दैट 19,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं देन फॉर मी 20,200 के जो न्यू हाइज हैं दैट विल बी इन साइट। आई वोंट बी सरप्राइज कि वो हमको अक्टूबर में ही या मे बी अर्ली नवंबर में देखने मिल जाए। तो 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बननी चाहिए, बिकॉज जो रेंज का ब्रेकआउट है जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। उस 19,650, 700 की रेंज का ब्रेकआउट देखने मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी यहाँ से लॉन्ग करके चलना चाहिए। पोजिशनल लॉन्ग करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर रहेगा, प्रॉफिट प्रोफाइल जो है वो भी बेहतर रहेगा। तो यहाँ से मेरे लिए 20,000 एंड 20,200 के जो दो लेवल्स हैं ये इन प्ले आ रहे हैं। और जो अब मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं 19,650 के पास लेके चलूंगा फॉर अ पोजिशनल लॉन्ग ऑन निफ्टी। बढ़िया है, सुन के अच्छा लग रहा है कुछ कि फिर से 20,000 की बातें होने लगी। अदरवाइज जब थोड़ा सा संकट बढ़ा था ना और ये युद्ध की शुरुआत हुई थी हमास और इजराइल के बीच में, 19,500 को नीचे गए तो थोड़ी सी ना चिंता की लकीरें उभर के आ गई थी सबके माथे पर। लेकिन बढ़िया है। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अक्टूबर आने के बाद थोड़ी सी रौनक जिस स्पेस में आई है वो है कंजम्पशन वाला खेमा, यानी कि FMCG। वहाँ शेयर हम चलते हुए देख भी रहे हैं। HUL में अच्छी तेज़ी है, ITC में हमने थोड़ी सी तेज़ी देखी है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं 450 रुपये के रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन में सोनी, अगर हम पर्टिकुलरली स्पेस की बात करें, क्योंकि फेस्टिव वाला, त्योहारों वाला पूरा का पूरा इनको फायदा मिलता है, आपकी कहीं पर नज़र है? किसी को मान लीजिए अगर 1 महीने के लिए अगर कुछ ट्रेड करना हो, 1.5 महीने के लिए, आप कहां पर राय देंगी? डेफिनेटली अभिषेक जी, देखिए कंजप्शन बास्केट अभी थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और अगर 1 महीने के हिसाब से किसको ट्रेड करें तो मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है और ITC, ये दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। ITC थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा स्लो चलता है, बट ITC मेरे ख्याल से पोजिशनल ट्रेड जो 1-2 महीने के लिए होता है वो बेहतर लगता है। ITC का लेवल्स होगा कि 435 का एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड करता है मेरे ख्याल से 470 to 490 पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं। जो मैंने कहा दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो कंटिन्यूसली वो एक 900 के रेंज के पास ट्रेड कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर में वो 860 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 860 जब तक होल्ड करता है आप टाटा कंज्यूमर बाय कर सकते हैं एंड ऊपर का इसका टारगेट रहेगा 960। एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा क्योंकि उसका एक छोटा रेजिस्टेंस है अराउंड 910, 920, उसको पार करते ही वो और एक फ्रेश रैली या फिर दिखाने की वहां पे कोशिश करेगा। सो 960 का पहला लक्ष्य रहेगा मेरे ख्याल से। ये तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार मैंने कहा है, बट पोजिशनली अगर हम देखेंगे थोड़ा तो ये 980 to 1000 की तरफ भी जाएगा, बट वो ग्रेजुअल इंक्रीज रहेगा। सो पहला लक्ष्य 960 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 860 का स्टॉप लॉस लगा के। ऑलराइट, ये बात हुई टाटा कंज्यूमर पर। चलिए, ये तो कई सारी स्टॉक पिक्स हमारे सामने आ गई। अब आगे चल के बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं। मार्केट महारथी में हमारे साथ आज योगेश